बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टैक्स एकेडमी के 11वें सेशन के अंदर हम हाज़िर खिदमत हैं। बवजह इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और एक दो दीगर नागुज़िर वजूहात हम पिछले 2-3 सेशन इसके नहीं कर सके, लेकिन आइंदा से इंशाल्लाह ये दोबारा कंटिन्यू होगा। अल्लाह खैरियत से रखे इंशाल्लाह। आप अभी जो कि इनकम टैक्स रिटर्न की डेट एक्सटेंड हुई है और इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से हमें दोस्तों ने काफ़ी सारे सवालात पूछे हैं, भेजे हैं। तो आज के सेशन में पहले तो हम अपने जो क्वेश्चन आंसर है उसको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जो हमारा टाइम बचेगा उसके ऊपर हम जो इनकम टैक्स रिटर्न जो बिज़नेस इनकम टैक्स रिटर्न का हमारा एक रिमेनिंग पार्ट अभी रहता है डेप्रिसिएशन उससे ऑनवर्ड वाला, उसके पोर्शन को हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने उस्ताद मौसम सर मंशा खेरा साहब से गुजारिश करूँगा कि सर हमें आएँ और रहनुमाई करें। अप्रैल 2020 के अंदर बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए 100D सेक्शन के अंदर एक एमनेस्टी मुतारिफ़ करवाई गई, जो बाद में एक्सटेंड हुई, जिसका एक पोर्शन 30 जून 21 तक जो 111 के रेफरेंस से था वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन रिड्यूस रेट और विद होल्डिंग का रेफरेंस से अभी भी 31 दिसंबर तक वो अवेलेबल है। बेशुमार लोगों ने उसमें अपने प्रोजेक्ट फ़ाइल किए, अवेल किए, वो एमनेस्टी अवेल की। अब जिन्होंने वो एमनेस्टी अवेल भी की और 30 जून से पहले अपने प्रोजेक्ट भी मुकम्मल कर लिए, उनकी रिटर्न हमने कैसे फ़ाइल करनी है? जिन्होंने एमनेस्टी अवेल की लेकिन अभी 30 जून को उनके प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुए, कुछ पोर्शन मुकम्मल हुआ जो 2 साल का उसमें पीरियड दिया गया, अब उनकी रिटर्न हमने कैसे फ़िल करनी है? और वो लोग जिनके नामुकम्मल प्रोजेक्ट थे उनको भी एक पोर्शन दिया गया कि जनाब आप अपनी अपोर्शनमेंट करके तो अपनी बाकी बांधा जो आपका बिल्डर डेवलपर के तौर पे पोर्शन है किसी प्रोजेक्ट का, उसको एमनेस्टी में ले आए, उसकी रिटर्न हमने कैसे फ़ाइल करनी है? तो इस पर हमारी रहनुमाई करें सर मंशा खेरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल। तो क्वेश्चन जो है वो विद रिगार्ड टू टैक्सेशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है। तो थोड़ा सा हम इससे पहले कि हम 100C को देखें और रेलेवेंट शेड्यूल जो है 11 शेड्यूल को देखें, पहले थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री देख लें बिल्डर्स और डेवलपर की। तो बिल्डर और डेवलपर 2013 से पहले तो नॉर्मल टैक्स रजीम थी और नॉर्मल टैक्स रजीम में तरीक़ेकार थी इनकम फ्राम बिजनेस सेक्शन जो 18 है उसके तहत इसकी टैक्सेशन होती है, अभी भी उसके तहत ही है या वहाँ से निकल के मिनिमम में या फाइनल में या सेपरेट ब्लॉक में चली जाएगी। तो वहाँ तरीक़ेकार इसके लिए थोड़े से स्पेशल रूल रेगुलेशंस हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। एक बिल्डिंग आप बनाते हैं, प्लाजा बनाते हैं तो वो 2 साल 3 साल 5 साल तक चलता है। इसी तरह जब हम कोई स्कीम ऑर्गेनाइज करते हैं, डेवलपर का काम करते हैं, एज ए डेवलपर एक्ट करते हैं, आप पहले ज़मीन लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी अप्रूवल लेते हैं, उसमें फिर डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट के बाद फिर उसमें से कुछ एरिया आपका टोटल एरिया होता है, कुछ उसमें से सेलेबल होता है, कुछ कवर्ड एरिया होता है, तो फिर कमर्शियल होता है, कुछ आप उसका रेजिडेंशियल होता है, तो डिफरेंट कुछ आपने अदर पर्पज़ के लिए एरियाज रखे होते हैं। तो उन सारों को देखते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। तो उसकी टैक्सेशन जो नॉर्मल टैक्सेशन है, नॉर्मल तरीक़ेकार है, उसमें यह है कि अगर आप थोड़ा सा बैलेंस शीट का आपको नॉलेज हो तो सबसे पहले जब हम लैंड लेते हैं या डेवलपमेंट करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें एक अकाउंट स्टॉक एंड ट्रेड या वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट खोल लेते हैं। जो लैंड खरीदी, क्योंकि हमने हमारा इंटेंशन जो है उसको सेल करने का है, जब सेल करने का है तो उसमें लैंड बिल्डिंग जितनी डेवलपमेंट कास्ट होगी उसका पार्ट बनाते जाएंगे। सेपरेट अकाउंट भी हर एक के अपने ज़्यादा अपने पर्पज़ के लिए कि हम ताकि वी मस्ट नो कि कितनी अमाउंट लैंड की है, कितनी रजिस्ट्रेशन की है, कितनी डेवलपमेंट की है, कितनी कंस्ट्रक्शन की है, तो सेपरेट अकाउंट भी अपने इंटरनल पर्पज़ के लिए हम कर सकते हैं। अलग-अलग लेजर या अकाउंट खोल सकते हैं और एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर उनको कंबाइन कर सकते हैं। उसको स्टॉक एंड ट्रेड का नाम भी दे सकते हैं, उसको वर्क इन प्रोग्रेस या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का भी नाम दे सकते हैं। जो 1 साल में आप इनकर करेंगे
करेंगे, अगले साल में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगले साल में जो भी आप परचेज करेंगे या डेवलपमेंट कास्ट करेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें ऐड हो जाएंगे और फिर इस तरह ऑनवर्ड चलता रहेगा। और जब आप ड्यूरिंग दैट टेन्योर 2 साल का अगर या 3 साल का है या 4 साल का प्रोजेक्ट है तो ड्यूरिंग दैट ईयर आप कुछ अमाउंट भी एडवांस रिसीव करेंगे। हो सकता है आप अनाउंस करें स्कीम तो पहले दिन ही पैसे शुरू हो जाए आने के लिए। तो जहां आप अक्रूवल सिस्टम, आप उसमें हमने देखना है कि हमने कंपनी की सिचुएशन में तो अक्रूवल सिस्टम अडॉप्ट होता है या आपने रिसीट सिस्टम अडॉप्ट करना है, टैक्सेशन हमने किस पे देनी है। तो अगर हम जनरली अक्रूवल सिस्टम जो है कंपनी में होता है तो जो पैसे लेंगे हम किसी से तो वो उसको हम एज ए एडवांस रिकॉर्ड करेंगे। कैश या बैंक में पैसे आएंगे और उधर लाइबिलिटी एडवांस अगेंस्ट प्लॉट या एडवांस फ्रॉम द कस्टमर का एक हेड खोलेंगे, उसको हम लाइबिलिटी में शो कर देंगे। और जितनी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे वो सारी एडवांस है, किसी को दिया है तो एडवांसेस में होंगे, अगर लैंड का दिया है तो लैंड में होंगे, डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट की कास्ट में होंगे या कोई और अमाउंट है तो वहाँ होगी। तो वो पैरेलल चलते रहेंगे। और जब हम सेल करेंगे, एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, एडवांस जब हम लेते हैं तो वो एग्रीमेंट टू सेल के तहत रहते हैं। उसमें आप एग्री होता है कि इतना आप एडवांस देते हैं, इतनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इतनी सेकंड, इतनी फोर्थ, इतनी ये वो, तो वो उसको आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर में रिकॉर्ड करते रहते हैं। जो ही आपकी सेल स्टार्ट होती है, एक तरीके तो ये है कि जो रजिस्ट्रियाँ आप करें या सेल एग्जीक्यूट हो जाए, राइट टू रिसीवेबल जो है एस्टैब्लिश हो जाए, या ओनरशिप या रिस्क रिवार्ड एसोसिएट या टाइटल इंटरेस्ट एसोसिएट विद द ओनरशिप आपका शिफ्ट हो जाए टू द बायर फ्रॉम द सेलर, तो उस वक्त आपकी उस सेल रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो अगर ऑलरेडी आपने पैसे लिए हुए हैं एडवांस में तो एडवांस में से शिफ्ट कहाँ कर देंगे, उसमें सेल में रेवेन्यू। अगर आपने किसी से पैसे नहीं लिए हुए, अभी लिए इसी साल में और इसी साल में आपने रजिस्ट्री कर दी या अल्टीमेटली जितनी भी फॉर्मेलिटी है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की वो ट्रांसफ़र कर दी हैं, तो वो जितनी लैंड है या बिल्डिंग है, जो भी अगर बिल्डिंग है बिल्डर्स है तो बिल्डिंग स्क्वायर फुट ये वो है, अगर डेवलपर है तो लैंड जो प्लाट है जितने भी आपने बेचे तो उसकी आप शेयर रिकॉर्ड कर लेंगे। शेयर रिकॉर्ड करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो आपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाला अकाउंट खोला हुआ है उसमें जो उसकी कास्ट है वो पड़ी हुई है, वो आपको अंदाज़ा होगा कि टोटल स्क्वायर इतने फुट या मीटर या आपने तैयार किए हैं उसकी ये कास्ट है, तो पर स्क्वायर फुट ये है, जब जो हम बेच रहे हैं उसकी कास्ट ये होगी, उतनी ही कास्ट वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे मैचिंग कंसेप्ट के लिए। जितनी ड्यूरिंग द ईयर आपने सेल की होगी शेयर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे और जितनी उसकी एलोकेटेड कास्ट बनती है वो जो बैलेंस शीट में स्टॉक एंड ट्रेड पड़ा हुआ है वहाँ से उसकी कास्ट उठाएंगे और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हम कहते हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर उसका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर देंगे और फिर उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस और प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इस तरह फिर हम अकॉर्डिंगली जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल वाले रेट लग जाएंगे, एओपी तो एओपी वाले लग जाएंगे, कंपनी है तो कंपनी वाले लग जाएंगे, कोई और है तो उनके अपने लग जाएंगे। क्लियर जी? तो ये तो एक तरीक़ेकार ये भी है कि हम इसको प्रोजेक्ट कंप्लीशन बेसिस पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि बजाय रेवेन्यू हम पहले ही प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि टोटल प्रोजेक्ट कितने का है, तो प्रोजेक्ट की जो जितने पे बिकेगा वो क्या वैल्यू है, कास्ट क्या है, उसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं टोटल प्रॉफिट। और ड्यूरिंग द ईयर हम देखते हैं कि जब एटलीस्ट 20-25% से अबव हो जाए तो उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो उस परसेंटेज को प्रॉफिट जो है उसके मुताबिक रिकॉग्नाइज करते रहते हैं। तो और फिर अल्टीमेटली एंड पे साल के एंड पे को डिफरेंशियल होता है रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो रेवेन्यू भी अकॉर्डिंगली और कास्ट भी जितनी इनकर होती है ड्यूरिंग द ईयर वो टोटल कास्ट वर्सेस हम देख लेते हैं कि टोटल कास्ट इनकर्ड और टू बी इनकर्ड, टोटल कास्ट ले लेते हैं और देख लेते हैं कि जितना आपके पास पैसे आए हुए हैं उनमें से उसी रेशो के साथ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, कास्ट भी कर लेते हैं और ऑनवर्ड करते रहते हैं। जनरल जो है वो जो पहले फार्मूला मैंने बताया हुआ है कि जब आप ट्रांसफ़र करेंगे ओनरशिप रिस्क रिवार्ड तो उस वक्त आप कर लेंगे। ये तो है नॉर्मल प्रोसीजर के तहत। तो अब हम इसके बाद 2013 में सेक्शन एक इंटर हुआ 113A 2000 फाइनेंस एक्ट में सेक्शन 113A और 113B, ये विद रिगार्ड टू मिनिमम टैक्सेशन थी कि मिनिमम टैक्स जो बिल्डर्स हैं या डेवलपर हैं 100 देखो लें बेटा 113A था मिनिमम टैक्स ऑन बिल्डर्स,
उनका इन पे कम से कम, क्योंकि नॉन डॉक्यूमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो 3-3 साल का है। लोग कहते हैं जी मैं तो साल के, जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो चौथे साल टैक्स लूँगा, तो डिपार्टमेंट को टैक्स ही नहीं आता था। उनके 4 साल का प्रोजेक्ट, तो पहले साल भी कुछ नहीं, नील फाइल कर दी, दूसरे साल भी नील फाइल कर दी, तीसरे साल भी। अब एक है परसेंटेज ऑफ कम्प्लीशन या डिस्पोजल, एक है कम्प्लीशन। उन्होंने कहा हम कम्प्लीशन पे देंगे। कम्प्लीशन में चौथे साल कंप्लीट होगा तो चौथे साल सारी कास्ट, चौथे साल सारी सेल, तो उस सेल के कास्ट और अकॉर्डिंगली हम देंगे। तो उस सिचुएशन में बाकी तीनों सालों में जो है कोई टैक्सेशन नहीं दी। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने कहा एक और मेथड दे दिया कि परसेंटेज ऑफ कम्प्लीशन, अगर पहले साल 40% कम्प्लीट है तो 40% टैक्सेशन दे दे, टोटल का उसी तरह कैलकुलेट। दूसरे साल 60 हो गया, 40 पहले दिया, 20 और दे दे। अगले साल 80 हुआ तो जितना डिफरेंस है एंड पे रिमेनिंग आ गया, तो एलोकेशन होगी ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कितने सालों का है, बजाय आप एंड पे ही दें, आखिरी साल ही सारा टैक्स दें या ना दें, तो पहले सालों में कुछ भी देना, तो उनको एस्टिमेटेड बेसिस पे या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस पे उसको एलोकेट कर दें या पोर्शनमेंट कर दें, और पोर्शनमेंट करके ताकि टैक्स पेयर के लिए भी ईजी होगा, बजाय एक साल ही सारा बर्डन पड़े, हर साल में वो दे दे। तो यहाँ फिर उन्होंने कहा जी इस पर उन्होंने मिनिमम टैक्स लगाया, लेकिन उन्होंने कहा नोटिफाई किया जाएगा उसका रेट क्या होगा, लेकिन वो नोटिफाई हो ना सका। फिर 2015 में वो नोटिफाई हुआ, उसमें 2% के मुताबिक लगा। इसमें ये उन्होंने डिफरेंट लगाए हुए कि रेट शेड क्या होगा। ले रही ये रेट, वो ऊपर बिल्डर का बी किधर है, इसमें बिल्डर का भी था मेरे ख्याल, कोई बिट हो गया था फिर। हाँ ये है subject to the ordinary derive income from business construction share residential etc to pay, ये फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई गई, ये फाइल नहीं किया 2015 में इसको नोटिफाई हुआ, फिर उसके मुताबिक चला। उसके बाद फिर 2017 में फिर इसकी बजाय 7C और 7D जो है वो इंटर हुआ, वो इंसर्ट किया बाई फाइनेंस एक्ट 2017 ने, और उसमें ये फिक्स प्लान जो है ना, फिक्स टैक्सेशन रजीम जो है ऑन द बिल्डर्स और इस पे जो है ऑन द डेवलपर, ये उन्होंने की। तो इसमें ये स्कीम और अब वाली स्कीम एक ही है, लेकिन ये थी सिर्फ अब वाली स्कीम में और इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि इसमें जो ये वाली स्कीम थी, इसके तहत वो प्रोजेक्ट जो 2017 में इनिशिएट हुए और अप्रूव हुए, ये सिर्फ उनके लिए थी, उससे पहले वालों के लिए नहीं थी, और ना ही बाद वालों के लिए थी। जो 2017 में इनिशिएट अप्रूव हुए सिर्फ उनके लिए थी, इट मीन 18 के लिए भी नहीं थी, 19 वाले के लिए भी नहीं थी, और ऑनवर्ड भी नहीं थी। तो ये सिर्फ 1 साल के लिए आई थी। और इसके मुताबिक अब हम देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। Tax shall be imposed on the profit and gain of a person deriving income from the business of construction, sale of residential, commercial, other buildings at the rate specified। ये इस शेड्यूल में जो रेट है ये एरिया बेसिस है। कमर्शियल प्लाट के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अलहदा थे, कुछ दूसरे शहर हैं उनके अलहदा थे, और उनके अलावा अर्बन एरिया के अलहदा थे, कमर्शियल प्लाट के अलहदा। अगर आप उसके बाद इसको पहले पढ़ लेते हैं। Tax imposed under this shall be computed by applying relevant rate to the area of residential, commercial or other building being constructed for the sale। It means आप एरिया लेंगे, जो रेट है वो लगाएंगे और वो उसका टैक्स बन जाएगा। ये तरीक़ेकार होगा, सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन होगी एरिया, और वो ये जो टैक्स अमाउंट होगी ये समझा जाएगा कि उसका प्रॉफिट जो है कंस्ट्रक्शन से या उसके डेवलपर का जो प्रॉफिट है उसका ये टैक्स है। अदरवाइज तो अमाउंट पे लगता है कि इतनी प्रॉफिट या आपने इनकम जो या प्रॉफिट या गेन जो अर्न किया है उसका कैलकुलेट करते हैं, लेस करते हैं उसमें से एक्सपेंसेस, कास्ट, और उस पर टैक्सेशन होती है। इन ल्यू ऑफ दैट उन्होंने कहा जी एरिया बेसिस पे जो टैक्सेशन होगी, उसका जितना एरिया होगा वो एरिया, कमर्शियल बिल्डिंग आपने सेल की है या आपने रेजिडेंशियल है या डेवलप की है, उसके मुताबिक उन्होंने कहा जितनी वो है उसके मुताबिक टैक्सेशन होगी, और उसके रेट दे दिए कि आप उसका एरिया टोटल देखेंगे और एरिया पे वो लगाएंगे और उस पर उसने टैक्सेशन दे दी होगी। उसके बाद इसका बोर्ड को पावर दे दी कि बोर्ड जो है उसके मोड, मैनर ऑफ पेमेंट और कलेक्शन के दे देगा। साथ ही वो अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी अप्रूवल देगी उन प्रोजेक्ट की 2017 वाले में, और वो साथ ही उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर अथॉरिटी अप्रूविंग, कैंसलिंग नो ऑब्जेक्शन सेल एंड मैटर corrected and salary section shall apply to the project undertaken construction, sale or residence will initiated and approved। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था
कि ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2017 ओनली, 17 में जो प्रोजेक्ट हुए उन पे एप्लीकेबल था। दूसरा था फॉर विच पेमेंट अंडर रूल 13S of the income tax rule has been made by the developer during the tax year 2017 and Chief Commissioner has issued online schedule of advance tax installment to be paid by the developer in accordance with the rule 13U of income tax rule 2000। ये रूल जो है Q से लेके 13Q से लेके TZ तक है। इसमें S जो रूल था वो इम्पॉर्टेंट था। गैस रूल में एक तो जो अथॉरिटी है अप्रूविंग अथॉरिटी पहले वो 5% ले लेगी जो भी उसका टैक्स बनेगा। टैक्स के रेट तो है डिवीजन पार्ट 1 की डिवीजन दिखाएं। फर्स्ट शेड्यूल में, ताकि इसकी और ऊपर करें। ये देखें अब इसमें और जो आज अब आप 100D पढ़ेंगे इसमें और रेट्स में ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चरिंग वही है। रेट हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो। तो ये बिल्डर्स के लिए रेट क्या है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। ये पहले कमर्शियल के लिए 210 स्क्वायर फुट जो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, जो जितना एरिया होगा उस पर ये लगेगा। उसके बाद रेजिडेंशियल के लिए ये स्लैब 3 स्लैब बने हुए 750 तक ये, और वो फिर आगे 751 से लेके 1500 तक, 1501 से लेके अबाव ये 70 रुपी। ये कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के वो दूसरा एरिया के वो ये इसका। इसी तरह आगे डेवलपर के रेट, डेवलपर में वो सिक्योर फुट था, ये सिक्योर यार्ड डेवलप जितनी ये डेवलपमेंट की है ये उसी तरह तीनों पे ये तीनों एरिया में कमर्शियल प्लाट के लिए अलग है नीचे, तो ये रेजिडेंशियल के लिए अलग है। क्लियर? तो ये वाला स्ट्रक्चर ही अभी हम देखेंगे 100C का जो शेड्यूल होगा उसमें भी यही स्ट्रक्चर इसी तरह ही होगा। तो ये इसमें मोस्ट सिमिलरली इसे रूल में दिया गया था कि रूल में 5% जो है जब आप अप्रूविंग होगी उस वक्त आपने ये वैल्यू कैलकुलेट इस तरह होगा, क्योंकि जितना एरिया होगा उसको ये रेट लगाएंगे जो आपके रेलेवेंट टोटल बन जाएगा, उसका 5% आप उनको दे देंगे। बाकी जो टैक्स होगा वो चीफ कमिश्नर आपको वो आपकी इंस्टॉलमेंट बना देगा, तो उसके मुताबिक आप इंस्टॉलमेंट दे देंगे और इस तरह आपका ये डेवलपर जो है या ये जो है ये फाइनल या सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन में दे देगा। ये 7C और 7D उन प्रोजेक्ट के रिलेशन से है जो प्रोजेक्ट 2017 में इनिशिएट हुए और अप्रूव हुए। ये अभी भी अगर वो चल रहे हैं इसकी टैक्सेशन और इसके मुताबिक होगी। जिन्होंने इसकी फॉर्मेलिटी पूरी की होंगी, इसकी अप्रूवल ली होंगी, उसके मुताबिक चीफ कमिश्नर को ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इसमें देनी थी, वो रूल में सारी लिखी हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसको करना था, उसके मुताबिक फिर देनी थी। इसके बाद ये अभी चल ही रहा है, तो अब आ गया है आपका 100D। तो 100D में एक तो टैक्सेशन है, उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ है इसमें जो उसमें एक तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, रेट डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहला जो है टैक्सेशन ऑफ वो डेवलपर एंड बिल्डर या बिल्डर और डेवलपर जो है वो स्कोप ऑलमोस्ट उसमें और इसमें तो 2017 से इनिशिएट जो होगा वो था, वो उसके लिए अब उसके अपने टर्म एंड कंडीशन है, वो 2020 और ऑनवर्ड वाला उसमें शामिल होंगे। और प्लस कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो वो भी उसमें शामिल होंगे, उसको हम बाद में देखते हैं। तो उसमें एक तो टैक्सेशन है कि टैक्सेशन वो फाइनल और सेपरेट ब्लॉक टैक्सेशन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेस है, टोटल ईयर नहीं है, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट और ये फिर ईयर है। ठीक है जी। तो ये उसमें पहली उसका स्कोप है। स्कोप के बाद फिर उसमें जो बेसिक चीज़ जो इनमें नहीं है या पहली स्कीम में नहीं है वो इंसेंटिव है 111 का, कि सब्जेक्ट टू कंडीशन जो वहाँ मेंशन है वो जो 111 सेक्शन है उसकी इम्यूनिटी है। उसमें जो इन्वेस्टमेंट करेगा सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन वहाँ जो स्पेसिफाइड है वो इंडिविजुअल के 3 लोगों के लिए इम्यूनिटी है। बाकी टर्म एंड कंडीशन फिर हम पढ़ते हैं, कैलकुलेशन फिर देखते हैं। एक तो वो इंडिविजुअल के लिए है, उसने इंडिविजुअल ने सर्टन कंडीशन है कि लैंड उसकी अपनी है, कैश में उसने मनी इन काइंड देना है उसने या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या कैश में करनी है। तो कैश का क्या है कि बैंक में डिपॉजिट कराए, ये वो आप देख लेते हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए इंसेंटिव है, तो और सब्जेक्ट टू वहाँ टर्म एंड कंडीशन है कि इंडिविजुअल अगर इन्वेस्टमेंट करता है
तो कंस्ट्रक्शन एज ए डेवलपर या उसको तो उसमें प्रोब नहीं होगा, 111 में नेचर सोर्स नहीं बताना पड़ेगा और उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह एओपी और उसके लिए है कि एओपी या कंपनी है इन्वेस्टमेंट कैसे करती है तो उनको इम्यूनिटी होगी, और इम्यूनिटी करने के लिए क्योंकि सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म एंड कंडीशन है तो वो हम देखेंगे कि क्या है तो उनको मिलेगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड कैटेगरी जिनको इंसेंटिव मिलते हैं ये इसके वो है कि फर्स्ट बायर जो है, जो फर्स्ट बायर होगा इन्हीं से, डेवलपर और इनसे कोई फर्स्ट बायर है तो वो अगर बाय करेगा, लैंड करेगा, एरिया जो भी डेवलप किया उन्होंने, या बिल्डिंग सिक्योर बिल्डिंग कोई रेजिडेंशियल या वो लेगा तो उनको भी एग्जाम्पशन, उनको भी इम्यूनिटी होगी। वो पैसे कहाँ से आए, 111 उन पर भी नहीं लगा। वो फोर्थ कैटेगरी जो है, कोई बंदा कोई भी अगर डेवलपर नहीं भी है, अदरवाइज भी है, वो प्लाट लेके कंस्ट्रक्ट करता है तो उसके लिए भी इंसेंटिव है, तो इम्यूनिटी है 111 की। तो इनकी कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशंस क्या है वो सारी हम कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 100 डी जो है उसका स्कोप देखते हैं, टैक्सेशन। ये मैंने ओवरव्यू दी है और फिर बाकी टर्म एंड कंडीशन हम देख लेते हैं कि इसमें फाइनल टैक्स होगा, उसमें साथ फिर हम ये भी देख लेंगे विद होल्डिंग कितनी है और कहाँ तक एग्जेम्प्ट है, और फिर डिविडेंड जो आएगा शेयर होल्डर को वहाँ से वो कहाँ तक एग्जेम्प्ट है, वो 100% ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट है। तो अब एक एक क्लासेज उसकी देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे समझेंगे तो सारा ये वाला एरिया जो है टैक्सेशन ऑफ वो बिल्डर्स और डेवलपर वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो 100D का है, for the tax year 2020 and onward, the tax payable by the builder and developer as defined in subsection 9 who opt to pay tax under this section shall be computed and paid in accordance with the rules in 11th schedule on project by project basis। वहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट एंड गेन था, यहाँ इनकम भी साथ है क्योंकि इनकम की डेफिनेशन ब्रॉडर है। इनकम प्रॉफिट एंड गेन derived by sale of building or sale of plot as the case में भी। तो अब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होगा और 2020 से ऑनवर्ड होगा, ठीक है, और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट होगा। फिर आगे ईयर की फ्रैक्शन होगी, फिर उसको भी हम देख लेंगे, और प्रॉफिट और गेन और इनकम पे टैक्सेशन होगी। लेकिन तरीकेकार क्या होगा वो आगे इसमें दिया हुआ है। पहले तो ये है कि इसमें फाल कौन करेगा, फिर इसका तरीकेकार जो है टैक्सेशन जो है वो ए न्यू प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बाय 30th डे ऑफ सितंबर 2023 कि नया प्रोजेक्ट इसमें स्कोप में कौन फाइल करेगा, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट टैक्सेशन होगी। और कौन से प्रोजेक्ट फाइल करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट आपका नए प्रोजेक्ट के लिए 30 डे ऑफ सितंबर 2023 तक जो होगा जिसमें कंप्लीट होना होगा वो क्वालिफाई करेगा कि वो इसमें फुलफिल करे, और उसकी प्रॉफिट और जो लॉस है या इनकम्स हैं वो उसकी टैक्सेशन होगी। टैक्सेशन का आगे प्रोसीजर नेक्स्ट में दिया होगा, फिर हम उसको देखते हैं। एन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बाय 30th डे ऑफ सितंबर, जो इनकम्प्लीट है वो उसने भी उसकी भी टाइम लिमिट दी है 2023 तक वो कंप्लीट हो, तो वो भी इसको बेनिफिट ले सकता है। लेकिन सब्जेक्ट टू हम प्रोविजो पढ़ लेते हैं। provided that any income, profit and gain of builder or developer of an incomplete existing project earned up to tax year 2019 or tax year 2020 as the case may be shall be subject to the provision of this ordinance as were in force prior to commencement of tax law ordinance 2000। जो पहले वाली उसकी इनकम होगी वो जो पहले लॉ एप्लीकेबल है, जो हमने कहा नॉर्मल है, तो उसके मुताबिक चलेगी। अगर वो है 2017 वाला तो उसके मुताबिक चलेगी। 2017 वाले आप कमेंस हुआ उसकी कंडीशनें फुलफिल करता है तो उसके मुताबिक चलेगा। अगर उसकी कंडीशनें फुलफिल नहीं करता, उससे पहले का है, तो पुराना लॉ जो है नॉर्मल वाला उसके तहत वो करना होगा। और उससे अगली वाली जो उसकी इनकम्स होगी तो वो फिर अगले इसके तहत करना होगी। उसको भी हम देख लेंगे कि कैसे कैलकुलेट। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इनकम ऑफ द बिल्डर्स आर डेवलपर other than the income profit gain subject to this shall be subject to tax as per ordinance। इसके अलावा जो कुछ होगी इनकम, ये इनकम तो इसके मुताबिक टैक्स है, इसके अलावा जो इनकम होगी वो आप इसमें क्लब नहीं कर सकते। रेंट है कोई और है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। इससे पहले अब हम 11th शेड्यूल का रूल देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इम्यूनिटी को फिर हम डिस्कस करेंगे अगले जो चल नहीं तो अगला ये भी पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या आपने जो फाइनल टैक्सेशन की 169 में जनरल कंडीशनें दी होती हैं कि इसमें आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं होंगे, दूसरे पढ़ लेते हैं इसको।
where subsection 1 apply the income shall not be chargeable to tax under any head of income in computing the taxable income of the person. इट मीन्स जितने भी हेड हैं, सैलरी है, रेंट है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, या आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उन किसी हेड में ये इनकम नहीं होगी, क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक और फाइनल टैक्सेशन है। जितनी भी फाइनल टैक्सेशन होती है 169 में जो फाइनल डिस्चार्ज होती है, उसमें यही 5-7 कैटेगरी दी होती हैं कि ये किसी और हेड में नहीं होगी, क्योंकि इस पर आपने ऑलरेडी टैक्स दे दिया है जो सेपरेट ब्लॉक या फाइनल टैक्सेशन है। दूसरा, इसमें डिडक्शंस जो जितनी भी होती हैं वो भी फिर इस इनकम के अगेंस्ट कोई अलाउ नहीं होगी, इसलिए स्पेसिफिकली वो भी सारी डी बार कर दी हैं। तो इसी तरह अमाउंट ऑफ इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस बाई, जो डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं उससे भी ये रिड्यूस नहीं होगी। सेट ऑफ लॉसेस भी कोई नहीं होगा। इस तरह क्रेडिट शेड जो है 236A के उनके अलावा बाकी कोई नहीं आपको मिलेंगे, ये मिलेंगे, इनके अलावा क्रेडिट अगेन। There shall be no refund of any tax collected deducted under this ordinance. रिफंड भी नहीं मिलेंगे। If tax payable has not been paid, short paid, तो रिकवरी मैयर उसी तरह जिस तरह ऑर्डिनेंस में ये इसके मुताबिक टैक्स नहीं दिया तो उसी तरह स्टार्ट होती थी। सेक्शन 113C shall not apply on the turnover, income, profit and gain of builder developer from the it mean minimum taxation जो है उससे भी आपको इम्यूनिटी मिलेगी। 113 मिनिमम का है। कंपनी में कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो मिनिमम उसका होता है जो प्रॉफिट पे 17% लगता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स जो अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स वो भी नहीं लगेगा। क्लियर जी। ये इम्यूनिटी को हम बाद में पढ़ते हैं, इम्यूनिटी से पहले हम उसकी टैक्सेशन का ही रूल खोलें, उस पर चलते हैं ताकि हम टैक्सेशन जो है उसको हम देख लें कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करना है, न्यू प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, ये इनको 11 शुरू हो। स्टार्ट में पहले एलिजिबिलिटी है, प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द बिल्डर अंडर डी का रेफरेंस है, जो प्रोजेक्ट उसमें फॉल करेंगे वो एलिजिबल है। ये स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये वहां जो स्कोप पड़ा था उसके साथ लिंक है। वहां उन्होंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट फाइल करेंगे, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट की जो इनकम प्रॉफिट गेन होगा उस पर टैक्सेशन होगी। टैक्सेशन किस तरह होगी उन्होंने कहा रूल के तहत होगी, नए की भी पुराने की भी। जो पुराना एग्जिस्टिंग है पिछले वाला ऑर्डिनेंस के तहत चलेगा, नए वाला नया वो जो पोर्शन होगा वो नए के तहत चलेगा। तो यहाँ उन्होंने कहा उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो इस पहले में स्कोप और पेमेंट किस तरह करनी है। तो चार्जेबिलिटी यहाँ इनकम कंप्यूटेड एंड टैक्स पेबल देयर ऑन शैल बी ऑन प्रोजेक्ट to project basis which shall be computed and paid at the rate provided in rule 10। 10 में जो हमने अभी 7C और D का स्ट्रक्चर नहीं देखा था, 10 में वही स्ट्रक्चर है। पहले रेट देखने हैं तो रेट देख लेते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। पहले रेट दिखा दें 10 के रेट क्या लगते हैं, रेट क्या बेसिस क्या है। ये 10 है बेटा, 10 को ऊपर है थोड़ा सा। ये जी रेट, द रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 100D शैल बी कंप्यूटेड, रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन शैल बी कंप्यूटेड इन रिगार्ड टू द टेबल बिलो नेमली। तो ऊपर रेट लिखा हुआ है, टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए। तो टेबल 1 में वही एरिया है, एरिया में उन्होंने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो अभी हमने 100CD में उसमें देखा है, आगे वही एरिया है और उसके बाद अर्बन एरिया नॉट स्पेसिफाइड इन कॉलम डी। ये पहले वाले 2 कॉलमों में जो स्पेसिफाइड नहीं है वो एरिया वहाँ फॉल करते हैं, तो वो वाले रेट है। पहला टैक्स ऑन बिल्डर्स, तो उसी तरह फॉर कमर्शियल बिल्डिंग एनी साइज 250, 230 और 210 वहाँ एक ही रेट था। यहाँ क्योंकि उन्होंने लोकेलिटी के मुताबिक के पोश है, हाई स्टैंडर्ड की है तो वहाँ हायर रेट रखा है, लोअर की लोअर रखा है। तो 250 स्क्वायर फीट के मुताबिक 230 और 210 इन एरिया में जो भी एरिया होगा ये रेट कमर्शियल है तो ये रेट लगेगा। क्लियर जी। टोटल बिल्डर का कितनी उसने बिल्डिंग स्क्वायर फुट बनाए इसके मुताबिक वो टोटल कैलकुलेट कर लेगा, फिर उसको आगे हम देखेंगे कैसे अप्रोक्सीमेट करेगा और रेट 250 लगा लेगा एरिया, एनी साइज एरिया, और आगे लगा लेगा। इस तरह रेजिडेंशियल के लिए यहाँ दो स्लैब है, एक 3000 तक है और दूसरा 3000 से अबाव है। 3000 तक का लाहौर कराची में 80 और वहाँ 65, वहाँ 50। 3000 से अबाव है तो लाहौर कराची में 125, वहाँ 110 और वहाँ 100।
यहाँ पहले वाले में कमर्शियल में स्क्वायर फीट बेस है, ये इंपॉर्टेंट है, और 3 कैटेगरी में, ठीक है ना। और जो रेजिडेंशियल है वो स्लैब में पहले वाला स्ट्रेट है, और दूसरे वाले में देखते हैं वो स्क्वायर यार्ड में, दूसरे वाला फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट, टोटल प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ये है आपका इधर सिक्योर यार्ड एनी साइड 150, 130 और 100। उसके बाद फिर आपका नीचे वाले में भी है इंडस्ट्रियल डेवलपर एंटायर प्रोजेक्ट, अच्छा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 20 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये। क्लियर जी, ये हमारे रेट है। इन रेट को सामने रखते हुए हम अब वापस आ जाएं। Income tax shall be on project basis which shall be computed and paid at the rate provided in rule 10 में हमने देख लिए, जो उसमें से applicable होगा वो हमने रेट लगाना है। The above referred rate shall be applicable for computing the tax liability of the project on annual basis। वो रेट जो है, और जो annual liability shall be worked out as under। तो एज अंडर आप देख लेंगे को जितने वो रेट है टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम ये फार्मूला होगा टैक्स लायबिलिटी एज पर रेट इन रूल 10, उसके मुताबिक देख लेंगे। और एस्टिमेटेड लाइफ इन द ईयर, प्रोजेक्ट 2.5 साल का है तो टोटल लायबिलिटी उसके मुताबिक कैलकुलेट कर लेंगे, उसको 2.5 साल से डिवाइड कर देंगे तो हर साल का आ जाएगी, उसको साल की आ जाएगी, उसको मंथ में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक टैक्स ईयर में देख लेंगे कितने मंथ है। सपोज आपका 10,000 स्क्वायर फुट है तो कौन सा है, कमर्शियल कितना है, रेजिडेंशियल कितना है, उनके रेट लगा लेंगे, टोटल लायबिलिटी निकाल लेंगे कि इतनी मेरी टोटल लायबिलिटी बनती है। टोटल लायबिलिटी को फिर देख लेंगे कि आपका प्रोजेक्ट 2 साल का है, 3 का है, 4 का है, जो भी बनते हैं पीरियड, उससे हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करके तो 1 साल का आ जाएगा। तो 1 साल को फिर अगर आपका 6 महीने इस साल में तो 6 महीनों का उसमें से निकाल लेंगे। अगला साल पूरा है, अगला साल पूरा, आखिरी 3 महीने से 3 महीने का। क्लियर जी। टोटल लायबिलिटी के टोटल स्क्वायर फुट, अगर स्क्वायर फुट में है तो फिर एरिया कहाँ है, स्क्वायर फुट ले ले, पहले एरिया ले लें, एरिया बताओ रेलिवेंट रेट लगा लें, उसमें से कमर्शियल कितना है, रेजिडेंशियल कितना है, अदर कितना है, तो वो उसके मुताबिक हर एक की अलग लायबिलिटी करें, फिर कंबाइन कर लें, प्रोजेक्ट से डिवाइड कर लें। प्रोजेक्ट डिवाइड करके आप हर प्रोजेक्ट का अलग तो अलग ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट अलग, और हर प्रोजेक्ट की पहले की रेजिडेंशियल कितने और कमर्शियल कितने, अदर कितने, उनकी लायबिलिटी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, एक टोटल। ठीक है, पहले वाले की लाइफ से डिवाइड करें तो 1 साल की आ गई, दूसरे वाले की लाइफ से डिवाइड करें उसकी 1 साल की आ गई, फिर तीसरे को, चौथे को, सारों को फिर इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करके देख लें इस साल की, जब 6 माह है तो 6 माह की लायबिलिटी आ गई, तो 6 माह का प्रॉफिट जो है हमने प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करके टोटल करके हमने रिपोर्ट कर लेना, और हर प्रोजेक्ट का अलग। ये तो तरीक़ेकार होगा कि नया प्रोजेक्ट है। अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने रेट लगाए, हर प्रोजेक्ट के अलग लाइफ से डिवाइड किया, हर मंथ का डे का भी प्रॉफिट निकल आएगा। अगर हम कहते हैं कि जी 36 महीने हैं तो 36 महीने में कितने हो गए, 36 महीनों से डिवाइड कर दें तो 36 1 महीने का आ जाएगा। 6 से लगाए तो 6 महीने, जो जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर लें। तो प्रोजेक्ट लाइफ जो है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो है, उससे डिवाइड करेंगे तो वो फिर उसकी लायबिलिटी निकल आएगी। ईयर से डिवाइड करें तो ईयर वाइज निकल आएगी, मंथ से करें तो मंथ वाइज निकले, डे से डिवाइड करें तो डे वाइज आए, घंटों से डिवाइड कर लें तो घंटों वाइज आ जाएगी। जैसे आप चाहें उसको कैलकुलेट करके, कुमुलेट करके अपने पीरियड में ला सकते हैं। अब आगे है आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ये तो नए प्रोजेक्ट के लिए आप फिर नए प्रोजेक्ट के हम कैलकुलेशन कर ली। अब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, अब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में आपने जब ई फाइल करना है कि मेरा स्टेटस क्या है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का, तो वहाँ आपने एक परसेंटेज देनी है कि मेरी इतनी अब तक कंप्लीटेड है। सो वो आप कहते हैं 60% है, तो बाकी कितनी रहेगी जो टैक्सेशन इसके मुताबिक होनी है वो 40 रहेगी। रेट सब कुछ उसी तरह कैलकुलेट करें और उसका अल्टीमेटली कैलकुलेट के 40% ले लें। 60% इनकम पिछले के मुताबिक, 40% इसके मुताबिक। क्लियर जी। आपने टोटल कैलकुलेशन की, टोटल कैलकुलेशन के बाद जैसे समझ लें नया ही है, नए में से आपने कैलकुलेट कर लिया, कवर्ड एरिया तो वो टोटल होगा ना,
सारों का। तो कवर्ड एरिया का टोटल लगा लिया, नए के टोटल लगा लिया, टोटल रेट लगा के टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपने कैलकुलेट की हर प्रोजेक्ट की अलग-अलग, तो वो एनुअल बेसिस पे आ गई, या 6 माह है तो 6 माह बेसिस पे आ गई। अब 6 माह के अंदर शामिल पिछला पीरियड भी शामिल है, तो पिछला कितना था 60 उसमें से लेस कर दें तो 40 नया का आ गया ना। टोटल है वो 100 में 60 ओल्ड चला आ रहा है और 40 नया है, तो 40 नए की होगी, उसको आप अगले सालों में एलोकेट कर दें, या एलोकेट अल्टीमेटली आपकी 60% 40 लेते जाए तो हर साल में वो आती जाएगी। इससे जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा, जब हम इसको 100 में लेके आएंगे तो हमारा जो कैपिटल है उसमें हमें 111 की इम्यूनिटी हासिल होगी। पिछले वाले की तो नहीं होगी, नए की होगी ना। नया नई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नए प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग होगा उसकी शामिल होगी, पुराना वाला जो किया हुआ है ये एक है टैक्सेशन, लेकिन उसमें जो 111 की सुन अभी पढ़ते हैं ना, एक है टैक्सेशन कैसे होगी, एक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मैंने अभी छोड़ दी है, अभी हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं कि टैक्सेशन कैसे होगी। तो टैक्सेशन जो है एग्जिस्टिंग की मैंने बता दी कि इस तरह होगी, और फिर इसकी भी बता दी कि इस तरह टैक्सेशन होगी। अब इसके बाद इम्यूनिटी हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, वो अगले सब्जेक्ट में उसका सब सेक्शन 2 जो है वो 3 है वो पढ़ेंगे, 3 के आगे पढ़ेंगे, फिर वो एग्जिस्टिंग में है कि नहीं, पुराने वाले की है, पुराने का प्रोजेक्ट एंड पे पड़ा वो 2% आप कहें जी इम्यूनिटी होगी, ऐसे कैसे हो सकती, उसको हम देखेंगे। ठीक है, आज 2% है, आप कहें जी मेरा तो 98% कर दे, मेरी सारी इम्यूनिटी पिछली, फिर तो हर कोई ले लेगा। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि इम्यूनिटी उसमें है या नहीं, उसमें मेरे ख्याल में नहीं। हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या उसमें बैंक में जमा कराने हैं, वहाँ बैंक से लगाने हैं, आपने तो पिछले बैंक से जमा ही नहीं कराए, लगाए ही नहीं है, तो वो कैसे हो जाएगी फिर। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट टू इम्यूनिटी, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस हैं, वो कंडीशन फुलफिल होगी तो इम्यूनिटी जरूर मिलेगी। अगर आपने वो फुलफिल की है तो आपको पिछले में भी मिल जाएगी अगर वहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये इसको क्लियर है जी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फाइलें, बिल्डर और शेल इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर ऑन द प्रोजेक्ट वेबसाइट एंड बिफोर द 1st day of December थ्रू सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एज मे बी प्राइसक्राइब विच शैल इंक्लूड इन डिटेल ऑफ नंबर शेयर होल्डर बिल्डर डेवलपर एटसेट्रा प्रोवाइडेड डेवलपर हु इज आल्सो बिल्डर इन केस ऑफ ए प्रोजेक्ट शैल सबमिट 2 सेपरेट एप्लीकेशन। अगर वो बिल्डर भी पहले डेवलपर है फिर बिल्डर है तो सेपरेट देगी, वो बिल्डर डेवलपर की अलग देगा और बिल्डर की अलग देगा। An irrevocable option to assess under the schedule in respect of each project, ये इंपॉर्टेंट है। आप हर प्रोजेक्ट के लिए अलहदा देंगे ऑप्शन, आप चाहते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग के लिए जितने नए हैं उनके लिए भी और पुरानों के लिए भी, आप किसके लिए ऑप्शन लेना चाहते हैं, सेपरेट ब्लॉक वाली ये वाली 100D को किसके लिए चाहते हैं, किसके लिए नहीं। जिसको चाहें आप नॉर्मल में रख लें, जिसको चाहें आप इसमें यहाँ ऑप्शन दे देंगे तो उसके मुताबिक। बिल्डर डेवलपर अवेलिंग द स्कीम शैल इलेक्ट्रॉनिक फाइल रिटर्न ऑफ इनकम एंड वेल्थ स्टेटमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब accompanied with evidence of payment of tax due which shall be taken for all purpose of this ordinance to be assessment order issued to the taxpayer by the commissioner to the extent income computed under this rule। ये 120 में जो लिखा होता है कि आप रिटर्न जैसे फाइल करेंगे डीम टू बी असेस्ड होगी टैक्स लायबिलिटी है वो उसी तरह ही है टू द एक्सटेंट डेवलपर एंड बिल्डर्स सर्टिफिकेशन। जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो तो वही है जो हम नॉर्मल 114 की फाइल कर रहे हैं। हाँ तो वही होगी, वही उसमें से सेपरेट नहीं होगी, उसी का ही पार्ट, क्योंकि रिटर्न एक ब्रॉडर टर्म में है ना। अब उसमें इसका पोर्शन जो है वो डीम टू भी होगी टू दैट एक्सटेंट, वो एक्सटेंट है उसने कहा ना कि वो जो उसके पे आपने दिया है टैक्स वो फाइनल में आपने दिया है उसमें दे के तो नीचे आगे भी है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे भी है ये सर्टिफिकेशन है। बिल्डर डेवलपर शैल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रोवाइड बोर्ड इन प्रेस्क्राइब फॉर्म सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रूविंग 30 नेस्पाक। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टोटल एरिया इन सिक्योर यार्ड, कवर्ड एरिया इन सिक्योर यार्ड, सेलेबल एरिया इन यार्ड, तो टाइप कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, सेलेबल यार्ड, ये आपने सर्टिफिकेशन लेनी है। फिर वो रेट अप्लाई होगा कि कौन सा लगना है, ये नहीं कि आप सारा ही कमर्शियल में डाल दें या दूसरा रेजिडेंशियल में कम रेट है उसमें सारा डाल दें, तो सर्टिफिकेशन में जो कुछ आएगा उसके मुताबिक रेट लगेंगे। एडवांस बिल्डर एडवांस फॉलोइंग अंडर स्कीम शैल पे एडवांस टैक्स इक्वली टू 1/4 ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ ईयर एज डिटरमिन इन कार्ड, जो हमने डिटरमिन की होगी एडवांस टैक्स भी आपने देना है 147 के तहत।
इनका ये इम्पॉर्टेंट है, 6 वाला जो है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा रेलेवेंट है कि कितना हम, वो तो नॉर्मल आपने फाइनल टैक्स दे दिया है, तो आप प्रॉफिट बुक्स में कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या कितना नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, जैसे फाइनल में होता है, वित्तीय फाइनल 169 में कितना कर सकते हैं, वहाँ तो है कि बुक्स ऑफ अकाउंट के मुताबिक जो होगा कर सकते हैं। तो यहाँ स्पेशल स्कीम उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा जी इसमें जो है 100D में जो डेवलपर का जो भी आपने टैक्स दिया है उसका 10 टाइम तक आप जो है प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओवर एंड अबाव नहीं करेंगे, ओवर एंड अबाव करेंगे तो फिर आप पे वो 111 लगेगा या 20% आपको देना पड़ेगा। ये पढ़ें कि क्या, A builder developer opting for taxation under section 100D shall not be allowed to incorporate profit and gain accruing from such project in his books of account or wealth statement as the case may be in excess of 10 times of the tax paid under rule 2। जो 2 में आपने टैक्स दिया है उसके मुताबिक 10 टाइम से ज़्यादा आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड दैट सच बिल्डर डेवलपर शैल नॉट बी अलाउड टू इनकम्प्लीट टू incorporate profit and gain going from the low cost housing project as defined इतना in excess of, उसमें भी लो हाउसिंग में भी उसमें भी 10% से ज़्यादा नहीं कर सकता। provided further that where profit and gain accruing from a project are in excess of 10 times of the tax paid under rule 2, such excess profit and gain shall be incorporated in the books of account or wealth statement as the case may be and tax under part 1 of the first schedule। फर्स्ट शेड्यूल में जो नॉर्मल रेट होते हैं उसके मुताबिक फिर जितना प्रॉफिट अबाव है वहाँ जो आप पे रेट लगते हैं उसके मुताबिक फिर टैक्सेशन होगी। प्रोवाइडेड फर्दर गेन अक्रूइंग इन एक्सेस ऑफ टाइम अंडर रूल शैल बी इनकॉर्पोरेटेड बाय पेइंग एट द रेट ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट। ये अब उन्होंने कोई ऐड किया है, पहले था उसके मुताबिक लगेगा। ये कब आई बेटे? ये 2 की पहले वो होगी वो नोटिफिकेशन की या वो, तो अब उन्होंने कहा बजाय उसके मुताबिक कैलकुलेट करें, उस वहाँ स्लैब हैं कंपनी के और हैं, तो उन्होंने एक स्ट्रेट रेट दे दिया। सर उसमें उसको तो मिटने की है, एट अ टाइम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। नहीं, ये वाला फाइनेंस एक्ट से जो चीज़ आती है ना, जो सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री या वो होता है फॉर द वो ऑर्डिनेंस से आता है। जब जो चीज़ ऑर्डिनेंस से आती है उनकी लाइफ 90 डेज़ की होती है। 90 डेज तक असेंबली में चला जाए तो अप्रूव हो जाता है, ना हो तो वो ख़त्म हो जाता है। तो वो 90 डेज़ के लिए ऑपरेट करता था। जब उसने फाइनेंस एक्ट ने ले लिया तो फाइनेंस एक्ट ने उसको चेंज करके ले लिया, तो फाइनेंस एक्ट हमेशा प्रीवेल करता है। ले लिया, लेकिन ऑर्डिनेंस वाले लैंग्वेज को मिट हो जाना चाहिए था ना। वो इसमें नहीं उन्होंने किया, किताब वाले ने नहीं किया, तो वैसे तो वो ख़त्म हो गया ना। लेकिन उस हद तक अगर उसी में ही कोई पीरियड में आया तो उस वो ड्यूरिंग 90 डेज वो प्रीवेल रहा, ऐसे समझ लें। कोई चीज़ आती है तो वो फॉर एवर तो ख़त्म नहीं होती, आगे ऑपरेट नहीं होगी। उस पीरियड में कोई चीज़ आई है तो उस पीरियड तक वो ऑपरेटिव था। ठीक है, जब कोई टैक्स लगता है वो आपका सप्लीमेंट्री ऑर्डिनेंस है, तो वो उस पीरियड में तो लग जाता है। उस पीरियड के बाद फिर नया जो है फाइनेंस एक्ट आता है, बदल भी सकता है, अमेंड भी कर सकता है, अबॉलिश भी कर सकता है, वो जैसे चाहे उसको कर सकता है। तो इसलिए उसको उन्होंने उसमें देखा कि उसमें कोई फॉल्ट, इसमें बुक में मिट हो गया, वहाँ पे रह गया। ठीक है ना, वो बुकों वाले या वो उसी तरह छोड़ देते हैं कि वो पुराना भी रहे उसमें, लेकिन इसने सब्स्टिट्यूट का जब फाइनेंस एक्ट आ जाता है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो अब है एग्जिस्टिंग, इट मीन्स आप जो एक्सेस होगा 10 टाइम से उसको आप 20% टैक्स दे के तो उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन योर बुक्स ऑफ। या ऐसे समझ लें कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बनाए हैं आपने, जो प्रॉफिट आया है वो जो आपने टैक्स दिया उससे 10 टाइम से ज़्यादा है। ये नहीं आपने 10 टाइम तक अगर नहीं भी है, आपका 8 टाइम है तो 2 टाइम और रिकॉग्नाइज कर लें, ऐसे नहीं। आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही हैं वही रिकॉग्नाइज करेंगे, और अप टू वो कहाँ तक जा सकता है, आपका प्रॉफिट गेन जो है जो आपने वेल्थ में या इनकम में रिकॉग्नाइज करना है वो वही होगा जो एज पर योर रिकॉर्ड या अकाउंट्स होगा। लेकिन जहाँ कहीं वो 10 टाइम से अबाव बढ़ेगा तो जितना बढ़ेगा उस पर 20% आपको और देना पड़ेगा। ऐसे समझें कि आपकी रिकॉग्निशन जो है ये नहीं है कि आपका 5 टाइम है तो आप 5 टाइम और ऐड कर लें, होंगे जी ये 10 टाइम दिया हुआ है, वो एज पर बुक्स होगा। लेकिन आपका लिमिट है कि आपका वो 10 टाइम हुआ है तो उस पर कोई टैक्सेशन नहीं, 10 टाइम से अबव होगा तो उस पर टैक्सेशन होगी 20%। ठीक है, तो अदरवाइज वो फाइनल में होगा, लेकिन अबव जो होगा उसका उस पर टैक्सेशन आपकी, इट मीन ये फाइनल भी है
और ये नॉर्मल भी है। अबाव प्रॉफिट जो नॉर्मल वाला होगा दैट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। लेकिन इसकी बुक्स अब अकाउंट भी रखनी पड़ेगी कल को ऑर्डर। जाहिर है वो, क्योंकि अब रिटर्न का फॉर्मेट ही वो आ गया है कि टोटल और एग्जाम्प्ट, फाइनल और नॉर्मल। तो आप उसको फिल करेंगे और ओवरऑल सारा नॉर्मल रखेंगे, एंड तक जाएंगे, एंड पे प्रॉफिट आएगा कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट उसको देखा मैच किया जाएगा इससे। जो अबाव होगा वो आपको फिर 20% दे के फाइनल में ले जाना पड़ेगा, और फिर उसको आप वेल्थ में अपनी में डाल सकेंगे। वो आएगा फाइनल में ही देंगे, आप देंगे 10 टाइम टैक्स, तो ये वाला है, अबाव 10 टाइम वाला ये है, और इस पर 20%। क्लियर? तो इसलिए बुक्स और वो रिटर्न, क्योंकि अब उन्हें 115(4) वाली ख़त्म कर दी है, अब इसीलिए ख़त्म कर दी वो इसका पार्ट। अब इसमें आपने टोटल, अब जो रिटर्न है उसमें टोटल आपने डिक्लेयर करना नहीं, टोटल का आगे फिर है एग्जाम्प्ट भी, फाइनल भी, बाकी भी सब कुछ, और नॉर्मल भी। मिनिमम वाला और नॉर्मल का एक कॉलम है, एग्जाम्प्ट, फाइनल, सेपरेट ब्लॉक, जितने भी है फिक्स रेजीम है वो सारी एक में, और एक टोटल। तो उनका प्रॉफिट अलहदा टोटल आ जाएगा, नॉर्मल और मिनिमम का अलहदा आ जाएगा। मिनिमम की अलहदा एप्लीकेशन के साथ टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी, नॉर्मल वाले की अलहदा अकाउंट, जितना प्रॉफिट होगा उसकी टैक्सेशन दे ली जाएगी, अंडर ओवर को दे के उसका सेपरेट टैक्स भी लगा दें। ठीक है जी। उसके बाद एक्सचेंज ये है कि ओनरशिप चेंज नहीं होगी, इसकी सर्टेन टर्म एंड कंडीशन है। बाकी एग्जम्पशन फ्रॉम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 153 शैल नॉट अप्लाई टू द बिल्डर एंड डेवलपर ऑन, ये रिस्ट्रिक्टेड है, सब इतना ही है। द परचेज ऑफ बिल्डिंग मटीरियल एक्सेप्ट स्टील और सीमेंट और स्टील पे लगेगा, उसके अलावा कोई चीज़ खरीदेंगे तो उस पर नहीं होगा। बिल्डिंग मटीरियल होना जरूरी है, तो और उसके अलावा बाकी बिल्डिंग मटीरियल अगर कोई है तो उस पर ये नहीं लगेगा। सर्विस ऑफ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, शटरिंग और अदर सिंपल सर्विस अदर देन दोज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी प्रोवाइड के, उसके अलावा जो होंगी तो ये एग्जाम्प्ट होगी। और प्रोविजन ऑफ सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 100D 7, वो डिविडेंड वही है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देगी, उस पर एग्जाम्प्ट है, बाकी पे नहीं। ठीक है, आगे फिर ये ओनरशिप चेंज पे कोई पाबंदियाँ है कि आप चेंज नहीं कर सकेंगे, इस परसेंटेज तक कंप्लीट होगी तो ये, बाकी ये एरिया शेरिया डिफाइंड है। ठीक है, प्रोजेक्ट कौन सा है, ये वो है, कमेंसमेंट है, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के मतलब है, 50% आपने कंप्लीट करना है या 40% आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। completion of project in case of builder, date on which the gray structure is completed. Gray structure हो तो उसको हम complete समझेंगे. Provided that such gray structure shall only be considered as a completed when the roof of the top floor has been laid as per approved plan. In case of a developer, the date on which, पहले के लिए कंप्लीशन वो है, दूसरे के लिए ये है. At least 50% of the total plot has been booked in the name of buyer. 50% की आपकी बुकिंग होगी हो. At least 40% of the sale proceed has been received. ये आपकी रिसीव हो गई हो. और लैंडस्केपिंग हैज बिन कंप्लीटेड एंड at least 50% of road has been laid up to the subgrade level as certified approving authority. ये इसको हम समझेंगे कि ये कंप्लीशन. ठीक है, जहाँ कंप्लीट का वर्ड है इट मीन्स ये वाली कंडीशन होगी, वो कंप्लीट समझा जाएगा. बाकी चीज़ें ये अप्रूवल शूल हैं, रेट है, आपने कंप्यूटेशन देख ली है पहले. तो अब हम नहीं, आखिरी इंपॉर्टेंट है. इन केस ऑफ मिक्स यूज ऑफ बिल्डिंग, mixed use of building having both commercial and residential area, respective rate mentioned above shall be above. अगर दोनों हैं लैंड बिल्डिंग तो उसके मुताबिक फिर रेट लगेंगे. इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लाट, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऑन द सेम प्लाट, वन ऑफ द प्राइस बोथ रेट भी अप्लाइड. पहले आपने प्लाट ले गया है, उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्शन हुई है, तो दोनों रेट उसका उस पर लगेगा, उसका उस पर लगेगा. और प्रोवाइडेड है लो हाउसिंग ऑल प्रोजेक्ट डेवलप्ड बाई NPHAD द हायर रेट शैल बी अप्लाइड. ये एरिया ख़त्म. अब हम उधर आ जाते हैं. अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की कि सेक्शन 111 जो है इस स्कीम के तहत जो इसमें फॉल करेंगे तो उन पे 111 कब अप्लीकेबल होगा और कब अप्लीकेबल नहीं होगा. सब सेक्शन 3 ढूंढेंगे. 100D का 3 और 4. नहीं, इसमें नहीं, सेक्शन रूल में नहीं. 100D ये 3 और 4 जो है
ये डील करता है इम्यूनिटी प्रूव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। चलिए, प्रोजेक्ट के लिए उसने कहा प्रोविजन ऑफ सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड इन ए न्यू प्रोजेक्ट अंडर क्लाज ए ऑफ सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ मनी और लैंड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। क्या लिखा है भाई, आपका आंसर आ गया कि नहीं? क्या लिखा है? हाँ जी, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट वहाँ सेग्रीगेट अलग-अलग किए हैं, कब से स्टार्ट हुआ है, कब तक एंड होने। तो नेमली द इफ द इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय ए बिल्डर और डेवलपर बीइंग इंडिविजुअल, पहला ए जो है ये इंडिविजुअल को डील करेगा, उसके बाद वो एओपी इंडिविजुअल को अलहदा करेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट उसने की हो, न्यू प्रोजेक्ट में की हो, न्यू प्रोजेक्ट उधर डिफाइंड है कि कब कब होंगे, तो यहाँ क्या किया हो, ये बनी बिल्डर्स इंडिविजुअल की केस में इन द फॉर्म ऑफ मनी। पहला है कि अगर उन्हें कैश में इन्वेस्टमेंट की है, सच बिल्डर डेवलपर शैल ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट सच अमाउंट इन इट ऑन और बिफोर 30 डे ऑफ जून 2021। उससे पहले बैंक अकाउंट खोलेगा। अगर उसने इन्वेस्टमेंट कैश में करनी है तो वो पैसे वहाँ जमा कराएगा और वहाँ से फिर वो नया अकाउंट खोल के वहाँ से इन्वेस्ट करेगा तो इम्यूनिटी मिलेगी। पहली कंडीशन ये। और अगर उसने कैश में मनी में करनी। दूसरा, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, अगर वो ज़मीन देता है, उस लैंड डेवलपमेंट में लैंड देता है या वो करता है अपने एज ए डेवलपर या एज ए कंस्ट्रक्टर, तो उसमें सच बिल्डर डेवलपर शैल हैव द ओनरशिप टाइटल ऑफ द लैंड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ टैक्स। ये इससे उस वक्त उसकी ओनरशिप उसके नाम हो, उसकी रजिस्ट्री जो होती है, जो ऑनरशिप के टाइटल डॉक्यूमेंट से जो ओनरशिप एस्टैब्लिश होती है उसके नाम होगी, या वो दे दे तो, या वो खरीदना है अपने नाम है तो वो दे देगा। अगर ख़रीदना है तो फिर पहले बैंक में पैसे जमा कराएगा और पैसे में बैंक अकाउंट खोल के वहाँ जमा करा के तो फिर वो करेगा। ये इंडिविजुअल के लिए दो कंडीशन है, न्यू प्रोजेक्ट हो, न्यू प्रोजेक्ट में जो टर्म एंड कंडीशन है उसमें फॉल करता हो, पैसे देने हैं तो बैंक अकाउंट खोल ले, उसमें जमा कराए, वहाँ से लगाए। अगर ज़मीन है तो ज़मीन उसके नाम होनी चाहिए, वो फिर अकॉर्डिंगली वो दे सकता है, टाइटल उसको उसका नाम ही होगा, उसको आगे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट वे बाई पर्सन इन द प्रोजेक्ट थ्रू ए कंपनी और एसोसिएशन, अगर आप किसी के पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं एसोसिएशन के या शेयर होल्डर हैं, उसके ज़रिए आपने देनी है तो फिर आप ये कंडीशनें आपको फुलफिल करना होगी। सच कंपनी, पहले तो कंपनी पे कंडीशन है, कंपनी एसोसिएशन शैल बी सिंगल ऑब्जेक्ट बिल्डर डेवलपर कंपनी और एसोसिएशन पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट द लायबिलिटी। इसमें पूरे ऑर्डिनेंस में लिमिटेड लायबिलिटी का वर्ड यहाँ आया है सिर्फ, यहाँ उन्होंने क्योंकि लेटेस्ट था उन्होंने कहा कंपनी बनी हो या रजिस्टर फॉर्म हो या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो, पार्टनरशिप एक्ट हो या पार्टनरशिप एक्ट के तो एज द केस में भी आफ्टर द डे ऑफ कमेंसमेंट, इसके बाद बनी हो तो उसमें आप लगाएंगे तो पहले आप उसके पार्टनर होके उसमें लगाएंगे तो ये उसका सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी डेवलपर की या उसकी होनी चाहिए। पर्सन शैल बी मेंबर शेयर होल्डर ऑफ सच एसोसिएशन पर्सन एज द केस में, दूसरा उसका शेयर होल्डर जब मेंबर होना ज़रूरी है। उसके बाद इफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मेड, नीचे इसमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट के हवाले से कि अगर मेरी यानी कंस्ट्रक्शन के अलावा मैंने अपना इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट ओपन किया हुआ है, ठीक है, मतलब जो सेविंग अकाउंट होता है जिसमें प्रॉफिट वाला अकाउंट है और उसमें प्रॉफिट की इनकम भी आ रही है, मतलब मैं बैंक में अकाउंट ओपन करवाता हूँ क्योंकि पैसे तो मैंने सारे बैंक में डिपॉजिट। नहीं, उसका नहीं फर्क पड़ता, आपका ऑब्जेक्ट वो होना चाहिए। आना क्या है वो अलग बात है। जब आप कंपनी बनाते हैं उसमें मल्टीफेरियस ऑब्जेक्ट होते हैं कि मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट आपका डेवलपर और वो होना चाहिए। इंसिडेंटल ना भी लिखें तो उसमें लिखा होता है कि इसके एसोसिएट जो है वो आप कहेंगे। सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी का मतलब होता है आपका मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट एक है, मल्टीफेरियस ऑब्जेक्ट नहीं उसमें लिखें। अगर आप दो तरह की भी आ सकती है कि इनकम, उसमें दो तरह की भी आ सकती है। इनकम सब्सिक्वेंट है, ये तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन की बात है। ठीक है, आप वो पैसे अगर आपके पास हैं तो आप ये तो नहीं है कि उसको घर में रख छोड़ेंगे, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उसमें पहले हमने पढ़ा है कि कोई और सोर्स से इनकम आएगी तो सेपरेट टैक्सेशन होगी, पढ़ा है कि नहीं? अभी पढ़ा है कि इनके प्रोजेक्ट के अलावा जो इनकम आएगी इट मीन और कोई सोर्स है ना, वो सोर्स से इनकम वहाँ आएगी तो वो वाली आप कोई स्क्रैप सेल कर सकते हैं, कोई और कर सकते हैं, हज़ारों चीज़ें होंगी ना, तो वो आपकी इनकम आएगी तो वो जो नॉर्मल प्रोसीजर या हेड है उसके मुताबिक टैक्सेशन होगी। क्लियर जी? यहाँ सिर्फ कंडीशन इनकम की नहीं है कि सोर्स कहाँ से होगा, यहाँ सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की है कि आपने इसके बाद कंपनी बनी हो, इसके बाद फर्म रजिस्टर बनी हो, इस डेट के बाद वो LLP बनी हो,
और बनने के लिए, बनाने के लिए जो आपने डीड लिखा है या आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा है उसमें ऑब्जेक्ट सिंगल क्लास ऑब्जेक्ट लिखा हो, ठीक है। इनकम कहाँ से आनी वो अलग स्टोरी है, ठीक है। जब बनानी है कंपनी तो उस वक्त इंटेंशन आपकी क्या है कि मैंने ये डेवलपर का काम या बिल्डर का काम करना है। वहाँ उसने नहीं लिखा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अगर उसमें लिख देंगे आप कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है, मैं ट्रेड भी करनी है, रिटेलर भी हूँ, मैं डीलर भी हूँ, तो फिर आप ये इंसेंटिव नहीं ले सकते। क्लियर जी, फिर आप इसमें से आउट हो जाएंगे। उनका यही है कि मैंने बिल्डर का नया अकाउंट खोला, उसमें 5 करोड़ रुपया जमा करवा दिया, फंड्स कंज्यूम नहीं किया, 3 करोड़ पड़ा रहा ग्रेजुअली, उस पर मार्कअप मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी मार्कअप की अमाउंट में आपकी बात से जो समझ पाया हूँ कि हम उसको अपने 7B में ज़्यादा से पोस्ट कर देंगे। हाँ 7B, ठीक है। और जो बिल्डर डेवलपर वाला बाकी वो उसकी विद होल्डिंग टैक्स उसके मुताबिक होगी ना। लेकिन आपने बैंक में जमा कराया, आपने बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट है, उसमें तो प्रॉफिट अक्रू होगा। लेकिन आपने वो इसका तल्लक उस बैंक अकाउंट ओपनिंग से नहीं है कि आपने, ये कंडीशन नहीं है कि आपने करंट अकाउंट ही खोलना है, ये इसमें नहीं है कि आपने करंट अकाउंट खोलना है, प्रॉफिट वाला कोई काम और करना ही नहीं है, दरमियान में पैसे आइडियली वैसे ही रखने, यूजलेस ही रखने कि वैसे रखने का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट आपका ये वाली जो कंडीशन है ये विद रिगार्ड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या एओपी या एलएलपी है कि आपने एलएलपी करनी है, पहले वाली जो है आपकी वो नहीं चल सकती। दूसरी वाली नई वाली भी बनानी है तो उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट रखना है, जहाँ आपका पहला उसमें क्लास होती है नेम क्लास, दूसरी होती है ऑब्जेक्ट क्लास कि आप करना क्या चाहते हैं। तो करने में आपकी मर्जी है ना, आप इंटेंशन आपकी, उसमें हजारों काम आप लिख सकते हैं। तो एओपी बनाई और मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट बनाई है इसी पर्पस के लिए, बिल्डर और डेवलपर के लिए। अब मैंने उसमें सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्ट होना वो जरूरी है, एक्चुअल काम क्या करना है सेपरेट स्टोरी। अब मैंने सेविंग अकाउंट ओपन किया, उसके ऊपर मेरी टैक्स डिडक्शन हुई है 10 लाख रुपए की, ठीक है, मुझे 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट मिला, ठीक है। और उसके बाद जो मैं यानी कि जो इधर मैंने टैक्स जमा करवाया, जब मेरी टैक्सेशन आएगी मैं क्योंकि 10 टाइम से ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकता। नहीं, वो आप सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ वो डेवलपर प्रॉफिट गेन और इनकम है, उसका इनके साथ कोई तल्लक नहीं, दूसरी इनकम के साथ। कोई कैपिटल गेन है, आप कोई एसेट बेच दिया है, आप कहें ये भी इसका है, वो नहीं है। कैपिटल गेन तो आपकी प्रॉपर्टी बेच दी आपने कोई, अदरवाइज नहीं। मैंने एओपी में ना मेरी कोई प्रॉपर्टी, मेरे सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट बिजनेस था कि मैंने उसमें पांचों के पांचों हेड नॉर्मल के हैं, सैलरी निकाल दें, बाकी आपकी रेंट दे दें आप कोई किराए पे, तो रेंट पे टैक्सेशन लैदा होगी। इनकम फ्रॉम कोई अदर सोर्सेज है उसकी आएगी तो वो लैदा होगी, वो इसके अंदर नहीं होगी। यहाँ आपका सिक्योर बेस है जो आपने डेवलप कर दी और कंप्लीट प्रोजेक्ट कर दी। इसके अलावा अगर आपकी इनकम कोई है, डीम्ड इनकम भी ऐसे है 111 की, इसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई है तो वो आती है ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की, उसमें सेक्शन 111 लगेगा। ये टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट भी किसकी, शेयर होल्डर को, उसको एओपी को नहीं है, ठीक है। किसको है ये इम्यूनिटी, किसको है, शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर तो कंपनी नहीं है, कंपनी की टैक्सेशन तो नॉर्मल है। शेयर होल्डर ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसको नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसे आपके पास कहां से है। कोई मेरी बात समझे कि नहीं? एओपी की तो अपनी टैक्सेशन होगी ना, उस एओपी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको नहीं पूछा जाएगा। इम्यूनिटी एओपी की नहीं है, उसको है। जो इंडिविजुअल तो मेरा खुद ही बिजनेस है, मेरे से नहीं पूछा जाएगा कि इस बिजनेस में मैंने पैसे कहां से ला के दिए। अब एओपी में तो पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, अब एक ने 2 लाख लगाया, एक ने 5 लाख लगाया, एक ने 3 लाख लगाया। अब उनसे नहीं पूछा जाएगा, अगर ये कंडीशनें फुलफिल होती हैं, वो पैसे देता है, थ्रू क्रॉस चेक देता है, बैंक अकाउंट खोलता है, ऐसी कंपनी में लगाएगा जो ये कंडीशनें फुलफिल करेगी, तो फिर उसको नहीं पूछा जाएगा ये पैसे कहाँ से आए, ठीक है। और कंपनी की टैक्सेशन उसने एक तो जो ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से पैसे आने, डेवलपमेंट से या बिल्डिंग से, उसकी तो टैक्सेशन उस तरह देनी। उसके अलावा उसके कोई हेड हैं एओपी के, उसके मुताबिक देनी। जो इंडिविजुअल है उसकी सैलरी भी हो सकती, अगर उसने इंडिविजुअल जो है जिसने पार्टनर है, पार्टनर की कहीं और से सैलरी भी हो सकती।
उसका प्रॉफिट ऑन डेट भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी जो पर्सनल वेल्थ में वो भी बेची हो सकती है। तो आप क्या उस टैक्सेशन नहीं देगा? उसकी इम्यूनिटी है जो उस इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट जो इन्वेस्टमेंट उसने यहाँ की है, और उस जहाँ की है उस वो हो जिसके ये कंडीशनें फुलफिल होती, जिस कंपनी में करेगा उस इंडिविजुअल को, शेयर होल्डर को तब इम्यूनिटी मिलेगी जब ये कंपनी ये कंडीशनें फुलफिल करेगी। उसमें अगर वो करेगा, अगर वो पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखे कि उसकी ये कंडीशनें है कि नहीं। पहले आप इंटरमिंगल ना करें इंडिविजुअल को और कंपनी को, ठीक है ना। आप तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो टैक्सेशन तो कंपनी ने देनी है, जो हमने रेट दिए हैं वो इंडिविजुअल ने नहीं टैक्सेशन देनी, वो कंपनी ने या एओपी ने या एलएलपी ने टैक्सेशन देनी है ना, सिक्योर फीट बेस वाली। इंडिविजुअल ने तो नहीं देनी, इंडिविजुअल की तो अपनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो इसलिए उसका लिंकेज सिर्फ उसको इम्यूनिटी की हद तक है। वो पहले टैक्सेशन हमने पढ़ी है, वो पढ़ी है हमने इंडिविजुअल एओपी की जो काम करेगा एज ए डेवलपर, और वो यहाँ हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। इंडिविजुअल अगर है तो वो खुद ही इन्वेस्टर है, खुद ही बिजनेसमैन है, ठीक है। यहाँ जो है सिनेरियो डिफरेंट है। कंपनी एओपी एलएलपी अलहदा एज ए डेवलपर और बिल्डर है, और जो उसमें इन्वेस्टर हैं वो अलहदा लोग हैं, ठीक है। वो कोई भी काम कर सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं वो डेवलपर हो, वो एबीसी कोई भी हो सकते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव कंपनी का, एओपी का, एलएलपी का होना चाहिए मैं डेवलपर हूँ। फिर वो इंडिविजुअल जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा एज ए पार्टनर या एज ए शेयर होल्डर, तो फिर इसको इम्यूनिटी मिलेगी। क्लियर जी। इसलिए आपस में उसके 5 के 5 हेड ही उसको लगेंगे इंडिविजुअल को। ये नहीं कि बाकी वालों में वो उसके अंदर देगा ही हरे में, वो कहे मेरे सैलरी पे भी मैंने देना, भाई मैं तो ना डिविडेंड पे देना है, ना प्रॉफिट ऑन डेट पे देना है, ना मेरा कोई और बिजनेस भी उसका हो सकता है। उसको बंद नहीं करना कि वो खुद और कोई बिजनेस कर नहीं सकता। पार्टनर तो कर सकता है, वो एओपी नहीं कर सकती, ठीक है ना। एओपी भी कर सकती है तो उसकी टैक्सेशन सेपरेट होगी, लेकिन वो बनी नहीं हो, सिंगल ऑब्जेक्टिव हो, और ये आप जो कंडीशन पढ़ रहे थे वो आगे क्या है। अच्छा, if the capital investment is made in the form of money, such amount shall be invested through a cross bank instrument deposited in the bank account of such association। तो वो क्रॉस चेक अपने क्रॉस चेक अकाउंट से और उनके क्रॉस चेक अकाउंट कंपनी के अकाउंट में या एओपी या एलएलपी में देगा, और फिर कंपनी वहाँ से इस्तेमाल करेगी। अगर वो कैश देता है उसको तो फिर नहीं होगा। उसके बाद लैंड अगर देता है तो सच अब इंडिविजुअल है, वहाँ तो ट्रांसफ़र की जरूरत नहीं। आप तो इंडिविजुअल अपनी ज़मीन देता है अगर एओपी को, कंपनी को, तो वो उसके नाम फिर ट्रांसफ़र कराएगा। ट्रांसफ़र करके रजिस्ट्रेशन अपने नाम की प्रॉपर्टी उसको रजिस्टर कराएगा, तो फिर ये कंडीशन फुल। प्रोवाइडेड दैट परचेज हैव ए ओनरशिप बाय टाइटल, उस वक्त उसकी अगर ज़मीन उसकी अपनी टाइटलशिप में हो, ओनरशिप में हो, फिर वो एओपी को, इंडिविजुअल को और एलएलपी को वो दे सकता है। तो इस सिचुएशन में जो है पार्टनर है या वो एज ए शेयर होल्डर है, उसके लिए 2 कंडीशनें फुलफिल होनी है। एक कंडीशन तो विद रिगार्ड टू कंपनी है कि कंपनी नई बने और सिंगल ऑब्जेक्टिव हो। दूसरा वो क्रॉस चेक से पेमेंट करे कंपनी को इन द अगर पैसे देने हैं, पैसे लगाने हैं, तो अगर उसके पास ज़मीन है उस डेट को तो ज़मीन उसके नाम रजिस्टर करा दे। तो फिर उस सिचुएशन में वो जो अमाउंट होगी जो इन्वेस्टमेंट की है उसने लैंड में या कैश में, उसकी इम्यूनिटी होगी, उसको पूछा नहीं जाएगा इसके नेचर सोर्स कहाँ है, कहाँ से पैसे आए। क्लियर जी। ए पर्सन मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन ए और बी, जब ए बी में एज ए इंडिविजुअल और बी जो है प्रेस्क्राइब फार्म भी करेगा बाई 30 जून 2021 तक कि वो इन्वेस्टमेंट की है, उसका प्रेस्क्राइब फार्म देगा। मनी और लैंड इन्वेस्टेड इन ए बी शैल बी होली यूटिलाइज इन द प्रोजेक्ट। ये भी कंडीशन है कि ये नहीं है कि वहाँ से प्रोजेक्ट में ना यूटिलाइज किया जाए, इधर उधर उसको लगा दें। होली इसको भी वो चेक कर सकते हैं कि होली यूज हुई है कि नहीं। कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट सर्टिफाइड इन द फॉलोइंग मैनर, और प्रोजेक्ट जो है उसकी सर्टिफिकेशन जो है इन केस ऑफ बिल्डर द मैप अप्रूविंग अथॉरिटी और नेस्पैक शैल वर्टिफाई दैट ग्रे स्ट्रक्चर एज पर अप्रूव्ड प्लान हैज बीन कंप्लीटेड बाय द बिल्डर बिफोर 30 डे ऑफ सितंबर। अब यहाँ कंप्लीटेड का वर्ड वहाँ कंप्लीशन हमने डिफाइन की थी, वो मुराद है इससे, ठीक है। इन केस ऑफ ए डेवलप द मैप अप्रूविंग अथॉरिटी शैल सर्टिफाई लैंडस्केप हैज बीन कंप्लीटेड ऑन बिफोर 30 दिन ना। द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैप रेटिंग नोटिफाइड बाय द शैल
shall certified at least 50% of the plot has been booked for sale and least 40% वो receive proceed जो है has been received, at least 50% of the road has been, वो जो उधर डेफिनेशन थी वो कंडीशन इधर भी उन्होंने डाल दी ताकि आपने ये इसकी लेनी है इम्यूनिटी फ्रॉम सेक्शन 11 तो ये फुलफिल कर। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन शैल आल्सो नॉट, ये आपने पढ़ लिया इंडिविजुअल और जो इंडिविजुअल एओपी कंपनी या एलएलपी उन्होंने इम्यूनिटी उसमें जो शेयर होल्डर हैं या इंडिविजुअल अपना बिजनेस करता है या उसके पार्टनर्स हैं उन्होंने इन्वेस्ट करनी है तो ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो फिर उसको इम्यूनिटी मिलेगी। फिर नहीं पूछा जाएगा कि ये जो अमाउंट है आपने कहाँ से इन्वेस्टमेंट की। सेकंड जो है परचेजर, फर्स्ट परचेजर। अब ये तो वो हैं जो अब डेवलपर और जो आपका बिल्डर्स है उन्होंने बिल्ड किया, बिल्डिंग बनाई या उन्होंने लैंड डेवलप की तो अब उसका जो फर्स्ट परचेजर होगा उसको भी इम्यूनिटी है। जो कोई भी फर्स्ट प्लाट खरीदेगा या कोई ऑफिस खरीदेगा, कमर्शियल उसमें बिल्डिंग खरीदेगा, कमर्शियल अपार्टमेंट खरीदेगा या कोई रेजिडेंशियल उसमें फ्लैट खरीदेगा तो उसको भी एग्जाम्पशन है। तो उसकी एग्जाम्पशन के लिए वो ये दो कंडीशन फुलफिल करेगा। नंबर 1, फर्स्ट परचेजर ऑफ द बिल्डर बिल्डिंग और यूनिट ऑफ बिल्डिंग परचेज फ्रॉम द बिल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ द बिल्डिंग और यूनिट ऑफ द बिल्डिंग shall be subject to the following condition, namely full payment is made through cross check banking to the builders during the period starting from the day of registration of the project with the board under this section and ending on 30 March in case purchase is from a new project। न्यू प्रोजेक्ट के लिए इस सिचुएशन में इस तरह ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो फिर उसको होगा। एंड दूसरे वाला क्योंकि फुल पेमेंट नहीं है वहाँ फुल भी और बैलेंस भी, इसलिए उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट कर दिया। फुल और वो अब आपका क्वेश्चन आंसर हो रहा है, वो पहले वाला था कि न्यू प्रोजेक्ट के लिए होगा जो इन्वेस्टर्स हैं, अब जो फर्स्ट बायर है उसके लिए दोनों है, वो एग्जिस्टिंग वाले में से भी खरीद सकता है, जो पुराने वाला है उसमें से भी खरीद सकता है, तो उसको नहीं पूछा है। फुल और बैलेंस पेमेंट ऑफ मेड थ्रू क्रॉस चेक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट थ्रू द बिल्डर ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द बोर्ड, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट की है उस वाली के लिए विद द बोर्ड दिस section are ending at 30 day in case of purchase is from a existing incomplete project। and ये आखिरी वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो ना बिल्डर में आता है ना डेवलपर में आता है ना फर्स्ट बायर में आता है। ये एक क्रिटिकल सी चीज़ है, ये एक डिस्प्यूटेड भी है कि ये इसको बिल्डर होना ज़रूरी है कि नहीं या इसको डेवलपर की डेफिनेशन में फॉल करना है या नहीं। तो ये एक स्पेसिफिक है परचेजर ऑफ ए प्लाट हु इंटेंड टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग देर ऑन, कोई भी बंदा इसको भी एंड उसके साथ लगा है, पहला वो वाला है तो ये तीसरी वाली क्लास आई है एंड ए परचेज ऑफ प्लाट हु इंटेंड टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग देर ऑन इफ परचेज इज मेड ऑन बिफोर 30 डे ऑफ इतनी द फुल पेमेंट इज मेड ऑन ऑफ बिफोर 30 डे ऑफ जून थ्रू क्रॉस चेक कंस्ट्रक्शन ऑफ सच प्लाट इज कमेंस्ड ऑन और बिफोर 30 डे ऑफ दिसंबर 2021। ये कंडीशनें फुलफिल करेगा जो भी परचेजर ऑफ प्लाट होगा तो उस सिचुएशन में उसको भी एग्जाम्प्ट होगी। पहले वाला बिल्डर वाला था, ये प्लाट परचेजर वाला है। अगर वो कंस्ट्रक्ट पहले तो आप कंस्ट्रक्टेड ही ले लेना, उससे डेवलपर से कंस्ट्रक्टेड ले लें तो उसकी वो कंडीशन थी। ये है कि उन डेवलपर से आप प्लाट ले लें, फर्स्ट बायर जो प्लाट वाला होगा तो वो उस पर कंस्ट्रक्ट करेगा तो उसके मुताबिक फिर उसको भी अगर उस पर वो आगे कंस्ट्रक्ट करेगा तो उसको भी इम्यूनिटी होगी। आगे हाँ, ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी। 3 और 4 में हमने 3 में पढ़ा था कि जो इम्यूनिटी है इन्वेस्टमेंट की वो किस लिमिट तक होगी, तो वो वाली वैल्यू या प्राइस क्या होगी ऑफ द लैंड एज द केस में भी शैल बी ऑफ हायर ऑफ ए एंड बी बिलो 130% ऑफ फेयर वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 68(4)। जो बोर्ड एक डीसी रेट होते हैं, एक बोर्ड प्रेस्क्राइब करता है, उसकी 130% तक हो सकती है कि लोग ओवर ना कर ले, उस हद तक होगी। और सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई
जो पब्लिक ऑफिस होल्डर शोल्डर हो गए, क्राइम वाले होंगे, वो अगर ख़रीद करते हैं तो वो इस मिनिस्ट्री को, या प्रोसीड फ्रॉम द क्रिमिनल ऑफेंस, ये वो अप्लाई नहीं होगी। वो डिविडेंड वाला भी है, डिविडेंड इनकम पे टू ए पर्सन बाय बिल्डर और डेवलपर बीइंग कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट गेन ड्राइव फ्रॉम द प्रोजेक्ट शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो ये डिविडेंड पे भी टैक्सेशन नहीं होगी। नॉट विद द 11 शूट वेयर रिटर्न ऑफ डिक्लेयर थ्रू अगर आपने कोई कंसीलमेंट की है, मिसरिप्रेजेंटेशन की है, तो वो फिर बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बेशक आपने दिए भी है तो वो फिर आपको टैक्स दिया भी है तो आप नहीं होगा, नॉर्मल चीज़ हो जाएगी सब कुछ। लेकिन वो बोनाफाइड की गलती हो गई है तो उसको आपको एग्जम्पशन मिलेगी। No action under shall be taken where without opportunity of being heard दी जाएगी और अप्रूवल ऑफ बोर्ड की अप्रूवल लेके फिर खोला जाएगा। बाकी इसमें डेफिनेशन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ये इक्विटी रिसोर्सेज डज नॉट इंक्लूड बारो फंड, लोन लेके ना आप लगाएं अपने पैसे हों। डेवलपर मीन जो रजिस्टर्ड हो, जो डेवलप करे और रजिस्टर्ड हो विद इन जो भी टाइम लिमिट है उसके लिए, प्लाट डेवलपमेंट के लिए। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी डिफाइन है, अभी हमने मीन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट विच हैज कमेंस्ड बिफोर द डेट इतना डेट इज इनकम्प्लीट का एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी है, वो भी है, ये सारी डेफिनेशन है। द फर्स्ट परचेजर को भी डिफाइन किया है, ये मीन ए पर्सन हु परचेज ए बिल्डिंग अ यूनिट एज अ केस मीट डायरेक्टली फ्रॉम द बिल्डर एंड डज नॉट इंक्लूड ए सब्सिक्वेंट, बाद वाले नहीं होंगे, फर्स्ट टाइम उन्हीं बिल्डर से हो। न्यू प्रोजेक्ट मीन ये भी उसी तरह डिफाइन किया कि नया। और रिटर्न पे आ जाए। हाँ हाँ जी। वहाँ पे इसकी फीडिंग कैसे आनी है, सेल परचेज देनी हाँ, है या देनी जितनी अब सारों की देनी, आए खोलें। ये देखें 3 कॉलम है, एक टोटल कॉलम है, एक एग्जाम्प्ट और टैक्स और सब्जेक्ट टू फाइनल वाला है, एक आगे नॉर्मल वाला है। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं तो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में आपने तो पिछले वाला भी टैक्स देना है और नए वाले का भी देना है, तो वहाँ आप टोटल में डालेंगे और फाइनल वाला जो सेपरेट ब्लॉक वाली सेल सारा कुछ उसमें डालेंगे, एंड तक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और जो नॉर्मल होगा उधर डालेंगे, तो अब एंड पे प्रॉफिट आ जाएगा। उधर आप देखेंगे जहां आपने फिक्स फाइनल वाले में डिक्लेयर किया होगा वहां आप डिक्लेयर करेंगे ये इतना स्क्वायर फुट है, उसमें से मेरा इतना टैक्स बनता है, और प्रॉफिट देखेंगे कितना रिकॉग्नाइज किया है। तो प्रॉफिट अगर 10 टाइम तक है फिर तो ठीक है, 10 टाइम से अबव है, कम है तो ठीक है, 10 टाइम से अबव है तो फिर 20% और देना पड़ेगा। जहाँ कैलकुलेशन करेंगे मैंने प्रोजेक्ट की टोटल सेल्स दे दी, सेल कास्ट ये वो नेट और कास्ट एलोकेट भी करनी। अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी है, पिछला आ रहा है, कास्टिंग पिछली आ रही ना, एक्सपेंस भी हैं तो वो सारी, या कोई और हेड ऑफ रेवेन्यू भी हैं तो वो सारे हमने इसमें नॉर्मल में या मिनिमम में सारे करने हैं। और ये वाला जो डेवलपमेंट वाला एरिया है इसको इसके अंदर रखना है एंड तक, कास्ट एलोकेट करके, एक्सपेंस एलोकेट करके, हर चीज़ करके नेट प्रॉफिट आ गया। नेट कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो तो आ गया। अब कंप्लीट प्रोजेक्ट है, एक नेट प्रॉफिट भी आ गया। प्रॉफिट में हमें पता चला कि ये वाला डेवलपमेंट वाला है, इसमें मेरा इतना प्रॉफिट है, तो वहाँ मेरा प्रॉफिट क्या है उसकी 10 टाइम कैलकुलेट करें, उस टैक्स पे का तो वो क्या है, दोनों को कंपैरिजन किया। अगर ये वाला 10 टाइम से कम है फिर तो यही बुक्स में हमने वेल्थ में ले गए, फिर तो ठीक है सब कुछ, कि इसमें टैक्स हो गया ना। ये जो नेट मेरा प्रॉफिट या इनकम या आई है उसमें मैंने जो टैक्स दिया, टैक्स तो मैंने स्क्वायर फुट बेस पे दिया है, प्रॉफिट ये है, इस प्रॉफिट पे समझ लें वो सफिशिएंट है। अगर इस प्रॉफिट को 10 टाइम कैलकुलेट करें तो वो प्रॉफिट इस प्रॉफिट से जो यहाँ आया है नेट वो ये ज़्यादा है, ज़्यादा की सिचुएशन में फिर हमें जो एडिशनल एक्सेस है उस पर 20% जहाँ
चार्जेबिलिटी कैलकुलेट करनी, 20% और जैसे मिनिमम नहीं हम कैलकुलेट 20% और कैलकुलेट करके लायबिलिटी डाल देनी। सर ये कॉलम आ रहा है गेन बाय बिल्डर, हाँ, गेन बाय इन एक्सेस ऑफ टाइम, तो यहाँ हम टाइम दे देंगे, टाइम इधर कैलकुलेट करेंगे ना तो उस पर 20% लगा देंगे, उसका 10 उधर चला जाएगा, 20 वाला एक्सेस वाला इधर आ जाएगा। तो सर अब सवाल ये है कि मेरा भी प्रोजेक्ट न्यू था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ इस साल, टैक्स में 147 का पे करता जा रहा है, जितना करते जा रहे हैं उसी से उसका प्रॉफिट कंपेरिजन करना है ना। सर यहाँ में इस साल अगर उसका वो सेल परचेज नहीं जीता, मैं अपनी अभी टोटल कास्टिंग को ये भी कर सकते हो, एंड पे जाके कर लो, एंड पे आखिरी साल में कर लो कि टोटल कितना रिकॉग्नाइज किया है आपने प्रॉफिट, तो टोटल आपका टैक्स कितना दिया है, तो 10 टाइम क्या है, लेकिन उन्होंने कहा प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और ईयर बेस कंपैरिजन करना, लेकिन आप कर सकते हो कि यही इसमें मैं क्या कैलकुलेट करूं, ठीक है। तो क्या आप तजवीज़ करते हैं कि हम होल्ड करें उसकी सेल परचेज को एंड तक, या उसका जितने नहीं, सेल परचेज एंड तक आप होल्ड नहीं कर सकते ना, या तो आपका मैकेनिज्म ये टैक्सेशन तो आपने दे दी, तो सेल परचेज का अपनी मेथोडोलॉजी है, वो आप मेथोडोलॉजी देखेंगे, जैसे जैसे आप सेल करेंगे आप वैसे वैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है ना। तो सेल जब तक वो कंप्लीट होगी, ये डिटर्मिनेशन 10 टाइम है कि नहीं डिटर्मिनेशन नहीं हो सकी, क्योंकि इसकी अपना एक प्रोसीजर ऑफ पेमेंट है, उसकी रिकग्नाइजेशन का अपना प्रोसीजर है। हो सकता है उसको आप नॉर्मल में रिकग्नाइज ही ना करें, आखिरी साल जब सेल हो तो आप सारी सेल उस साल डालें, ठीक है ना, उस साल सेल डालेंगे, कास्ट आपकी उधर जैसे मैं पहला मेथोडोलॉजी बताई उधर पड़ी होगी, एडवांसेस में पड़ी होगी तो वहाँ आप डालेंगे, तो उतनी डालेंगे तो वहाँ प्रॉफिट आएगा। लेकिन ये ओवरऑल आप एट द एंड देखा जाएगा कि टोटल 3 साल का प्रोजेक्ट, 3 साल में आपने प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज किया और 3 साल में आपने टैक्स कितना दिया, फिर वो देखा जाएगा 10 टाइम से अबव है या कम है। सर हमें प्रॉब्लम एक आएगा टेक्निकल, 147 तो हम अभी से पे कर रहे हैं, वही ना, तो 80 चलान कहाँ पे जाकर अटैच होंगे, वही मैं बताने लगा हूँ। अगर आप सेल प्रॉफिट कर ही नहीं रहे तो ये हम कहेंगे ये 10 टाइम कम ही है, ठीक है, वहाँ तो प्रॉफिट 0 रिकॉग्नाइज किया है ना, तो अभी तो 10 टाइम से ज़्यादा है ही नहीं, सर वो ठीक हो गया। नहीं आपने तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर 10 टाइम का आएगा ना, आप तो टैक्स दिए जा रहे हैं, सेल परचेज डाली ही नहीं, प्रॉफिट तो बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं आप कर रहे हैं, तो जितने साल रिकॉग्नाइज नहीं किया तो ये 10 टाइम वाला कंसेप्ट तो आया ही नहीं। मुमकिन है जो इसका वैसे 147 डिफरेंट बन रहा है ना, इसका स्पेशल कोड का बन रहा है, नहीं वो तो टैक्स पे कर रहे हैं ना हम, टैक्स कर रहे हैं, मकसद है कि वो मैंने 2023 में जाके पूरा प्रोजेक्ट जब आप सेल रिकॉग्नाइज करेंगे तो प्रॉफिट आएगा ना, फिर उस साल हम कंपैरिजन करेंगे ना कि प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज किया और टैक्स कितना दिया। इस साल मैंने पूछने चाह रहा कि इस साल जो मैंने एमएनएसटी ले ली हुई है, अब मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है अपने वेल्थ स्टेटमेंट में और अपने इनकम स्टेटमेंट में। देखिए मेरी अर्ज सुन, एमएनएसटी को रिकॉग्नाइज करना और बात है, बिजनेस में प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना और बात है। अभी तो प्रॉफिट मुझे जनरेट ही नहीं हुआ ना। आप क्या हैं पहले तो ये बताएं, आप कंपनी हैं? नहीं यार, इंडिविजुअल। आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल में सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जितनी आपने की है, कंडीशनें पूरी की हैं, तो आप वो इन्वेस्टमेंट अपनी डाल देंगे कैपिटल है, वेल्थ स्टेटमेंट में उसको कैपिटल में आप डाल देंगे, कैपिटल के बारे में पूछा नहीं जाएगा ये पैसे कहाँ से आए। अगर आप कंपनी हैं तो कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर एबीसी में डाल देंगे, आप एज ए शेयर होल्डर है ना, आप अपने शेयर दे देंगे, शेयर एबीसी के मैंने इतने लिए हुए हैं, वो डेवलपर है, आपने तो शो कर दिया और हर साल चले आ रहे हैं। अब आपके प्रॉफिट का तल्लक नहीं है, अब वो कंपनी के प्रॉफिट का ताल्लुक है, कंपनी डेवलपमेंट का काम करेगी, उससे वो प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट उसका जितना कंपनी में सिक्योर फुट पे टैक्स दिया हुआ है वो टैक्स के 10 टाइम से ज़्यादा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, ज़्यादा करेगी तो उसको 20% नॉर्मल वाला देना पड़ेगा। अभी तो हम प्रॉफिट की तरफ जा ही नहीं रहे, हमने एमएनएसटी ली है, ठीक है, अभी तो मैं एमएनएसटी कंस्ट्रक्ट हो रही है, मैं अगले साल में उसको सेल करता हूँ, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में सेल करता हूँ। पिछले साल में तो हमने एमएनएसटी सिर्फ ली है, अब मैंने एमएनएसटी ले ली 4 करोड़ रुपए की, अब मैं उसको रिकॉन्सिलिएशन में जाके ये जो कॉलम ओपन है हमारा इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीव्ड्स, यहाँ पे डाल दूंगा, और जो मैंने प्रॉपर्टी अपनी खरीदी है
वो मैं वेल्थ स्टेटमेंट में डाल दूंगा। वेल्थ स्टेटमेंट भाई आपका देखें, पहले आप समझें बिजनेस से और पर्सनल आप अलग चीज होते हैं, ठीक है। आप पर्सनल जो वेल्थ होती है उसमें एसेट जो होते हैं वो पर्सनल एसेट होते हैं और पर्सनल लायबिलिटीज होती हैं, और कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस होता है। ठीक है। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपके कैश में से निकल के जो आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है उसमें चला जाएगा, समझे, पहले समझ लें ना। वहाँ आपके जो कैश पर्सनल कैश है वहाँ से आप बिजनेस अकाउंट खोलेंगे, बिजनेस का अकाउंट जो उस डेवलपमेंट में या डेवलपर अकाउंट में यूज़ होना है, वहाँ पैसे जमा करा देंगे। जितने पैसे जमा कराए उतना आपका कैपिटल, बिजनेस कैपिटल बढ़ जाएगा, प्रोप्राइटर कैपिटल उसको कहते हैं। अब इसको बाइफरकेट करके लिखेंगे जो बिजनेस कैपिटल है, तो कैपिटल सिर्फ ये एक लिखा जाएगा, इसकी बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट आप शो करेंगे अपनी उसमें रिटर्न में। अगर आप रिकमेंड कर दें तो मैं कहना चाह रहा हूँ आप रिकॉन्सिलेशन में इस कॉलम में अपनी इन्वेस्टमेंट लिखें जी। ये इन्वेस्टमेंट को आप वेल्थ में जाके कहाँ लिखें? कैपिटल में लिखें सर। रिकॉन्सिलेशन में कॉलम आ रहा है सर, ये कॉलम आ रहा है इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट बिल्डर डेवलपर, या फिर अदर में लिख दें। जो 4 करोड़ की मैंने इन्वेस्टमेंट की है, इन दोनों में से कौन सा कॉलम आप इसको रिकमेंड करते हैं? देखिए ये है इनकम एट्रीब्यूटेड टू सीड बिल्डिंग, ये वो चीज है जो आपके बिजनेस ने कमाई है, ठीक है। एक जो इसको 10 टाइम से कंपैरिजन करना, ये आपने प्रॉफिट जो रिकॉग्नाइज किया है कि मेरे डेवलपमेंट से या कंस्ट्रक्शन से आई है, ठीक है। जो सेपरेट ब्लॉक की फाइनल टैक्सेशन की नहीं आती, यही देखिए एक फाइनल टैक्सेशन की आई होगी, एक नॉर्मल वाली आती है, एक फाइनल वाली आती है, एग्जाम्प्ट वाली आती है, ये वो आ गई है। इसको उन्होंने सेपरेट हेड दे दिया है ताकि 10 टाइम से कंपैरिजन कर सकें। ये जो आपने इनकम रिकॉग्नाइज की है ये डेवलपमेंट वाले एरिया से आई है, जैसे फाइनल वाली आती है, तो ये वो वाली आई है, वो आपने शो करनी है कि ये मेरी ड्यूरिंग ईयर मैंने इतनी इनकम कमाई है, ठीक है। वो वाली जो आप इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं वो अदर में या इम्यूनिटी में आप डाल सकते हैं ऑन रिकंसाइल आइटम। वो जो 100 जैसे फॉरेन रेमिटेंस डालते हैं, वो कहाँ डालते हैं? कॉलम है, तो बाकी वो अदर में डाल दें। इसको अदर में डाल लेंगे 4 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, जो आपने बिल्डर डेवलपर का अपना लहदा से लिया था ना इंडिविजुअल केस में भी, उसके बिजनेस कैपिटल में जाके 4 करोड़ डालें वेल्थ में, और उसकी जब बैलेंस शीट बनेगी उस 4 करोड़ की, वो उसमें उधर कैपिटल आएगा। अब आपका कैपिटल आ गया ना ऊपर, आपने 4 करोड़ का कैपिटल डाला हुआ है, लेकिन यहाँ रिकॉन्सिलेशन में एटमेंट डालना है, तो आप या तो आपका प्रॉफिट भी साथ है तो इसमें वो दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं ऐड करके, एक इम्यूनिटी वाला, एक जो आपको प्रॉफिट आया है फ्रॉम ड्यूरिंग द ईयर। कौन सी? तो आपके पास रजिस्ट्री का वो डिक्लेरेशन किस लिए है? आपकी बैलेंस शीट क्या है उसमें लिखी नहीं हुई लैंड? वो बैलेंस शीट तो आप पता बनाएंगे, रिटर्न में तो नहीं शो होगी। क्या रिटर्न में कैपिटल नहीं शो होगा? वो कैपिटल क्या चीज होती है? सर 100D वैसे कैपिटल क्या? फॉर्म सबमिट किया वहां पे उसकी डिटेल नहीं कैपिटल क्या होता है? बिजनेस एसेट माइनस बिजनेस लायबिलिटी। तो बिजनेस एसेट लायबिलिटी, उधर बिजनेस एसेट में सारी चीजें हैं वो जो आपने उस पैसे से खरीदी। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी बेटा, आपने तो पैसे दिए टू द बिजनेस कि प्रॉपर्टी खरीदी आपने, आप क्यों बिजनेस को अपने साथ अटैच कर रहे हैं? ठीक हो गया, मतलब आपने पैसे दिए बिजनेस बैंक अकाउंट को और उस बिजनेस बैंक अकाउंट में हो गया, कैपिटल में चले गए, और बिजनेस ने खरीदी आगे प्रॉपर्टी, उसने डिक्लेयर कर दी है अपने उस बैलेंस शीट में। कैपिटल भी आपका उधर है, उधर उसकी प्रॉपर्टी सारा कुछ है, उसका बैंक अकाउंट भी है, बैंक में सपोज साल के एंड में बैंक में पड़े हैं पैसे, अभी नहीं खरीदी उसने, तो आपका कैपिटल पड़ा है उधर, उधर बैंक अकाउंट पड़ा है, इधर आपने कैपिटल शो किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन का पैसा पड़ा है, प्लाट खरीदा, एक प्लाट खरीदा, बाकी पैसे पड़े हैं उधर, तो वो कैपिटल में है ना। तो आप चाहते हैं प्रॉपर्टी इधर शो करूं मैं, फिर डबल हो जाएगी, वो पर्सनल तो प्रॉपर्टी नहीं है आपकी। पर्सनल एसेट, पर्सनल एक सेक्शन है 175 75 सिर्फ,
उसको पढ़ें कि बिजनेस एसेट लायबिलिटी क्या होते हैं और पर्सनल एसेट लायबिलिटी क्या होते हैं। आपके अपने आपके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है आपका पर्सनल, एक हिस्सा है आपका बिजनेस। बिजनेस के अपने एसेट लायबिलिटी हैं, आपके अपने पर्सनल एसेट लायबिलिटी। आपके पर्सनल एसेट लायबिलिटी में से बिजनेस एसेट में से जा सकते हैं, वहाँ से विथड्रॉ करेंगे, वहाँ से कम हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब आपने पैसे बिजनेस को दिए, आपका उधर कैपिटल बढ़ गया। बिजनेस अपने आप को एक एंटिटी समझता है, वो पैसे कैपिटल उसके पास गया, उसकी लायबिलिटी है वो कैपिटल, उसने अपने पास लिए, उसके अपने एसेट है। ये जब वो खत्म होगा वो कैपिटल आपको वापस कर देगा। बिजनेस अपने आप को एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी समझता है। जैसे हम नेचुरल है, वो जैसे कंपनी एओपी है, बिजनेस अपने आप को एक बिजनेस समझता है, बिजनेस एंटिटी है जिसके अपने एसेट्स हैं, उन्हें पेबल है, क्रेडिटर के पैसे देने। आप पर्सनल वेल्थ में शो करते हैं, क्यों नहीं करते? तो बिजनेस इसी तरह बिजनेस के एसेट है। बिजनेस की लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड है, रिसीवेबल है, एडवांसेस है, बैंक अकाउंट है, कैश उसका अपना है। इधर पर्सनल में इंटरमिंगल करेंगे, यहाँ वाले कैश में तो वो नहीं डाल सकते आप, कि डाल देंगे? जैसे आप कह रहे हैं मैंने प्रॉपर्टी इधर डालनी, तो बाकी भी डाल दो फिर, ठीक है। बिजनेस को आपने सेपरेट समझना है। तो इट मीन बिजनेस का जो कुछ भी है एसेट जितने भी माइनस लायबिलिटी वो कैपिटल में, ठीक है। अगर मेरा प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ इस साल में, अच्छा, वो आपका क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमने एक तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, एक हमारी सेल ही नहीं हुई। क्योंकि नॉर्मल हम सेल रिकॉग्नाइज करेंगे तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होगा ना, जब रजिस्ट्रियां करेंगे तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो रजिस्ट्रियां हमने आखिरी साल में की, चौथे या पांचवें साल में, वो भी सर्टन की, सारी नहीं की, तो उतना प्रॉफिट हम देखेंगे। और यह जो टैक्स दिया हुआ है वो हमने पहले ही बहुत सारा दे दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 2.5-3 सालों का दे दिया है, उससे हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं और ओवरऑल हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये 10 टाइम से ज़्यादा है या कम है। और एक्सेस होगा तो आखिरी साल में, जब आखिरी साल होगा तो उसमें ओवरऑल कंपैरिजन करके 10 टाइम से अबाव वाले पे 20% दे दें। क्लियर दे। पहले में क्योंकि आपने सेल परचेज डाली ही नहीं, आपने कहा ना मेरी सेल है, परचेज मेरी वो स्टॉक एंड ट्रेड है, परचेज में है ही नहीं, एक्सपेंस है ही नहीं कुछ, सारे उधर बुक हो रहे हैं, कैपिटलाइज हो रहे हैं। और आखिरी साल में सेल हुई है तो सेल डाली, जो आपने लिए हैं पैसे वो आपने एडवांसेस में शो किए हुए, तो इसलिए प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं किया। जब रिकॉग्नाइज करेंगे, बुक्स में अकाउंट फार करेंगे, तो फिर उसका कंपैरिजन होगा। और अभी जो हमने एडवांस टैक्स जमा करवा दिया है 147 में, वो हमारा रिफंड में चला जाएगा इस साल में जब रिटर्न फाइल करेंगे? क्यों? उसमें मैंने जो एडवांस टैक्स, वो तो बेटा आपने एनुअल लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उसका ही एडवांस जमा कराना है। तो इसका ना अलग कोड में जमा हुआ है, इसका जो बिल्डर डेवलपर वाला है ना, इसका 100D के अलग कोड के अंदर 147 गया है। अब हमने कैलकुलेट एनुअल क्या कैलकुलेट किया है? सर एनुअल अभी मेरी कोई इनकम ही नहीं आई। नहीं, इनकम का कोई तल्लक, इनकम का कोई तल्लक नहीं। 1,30,00,000 रुपए मेरा ये कैलकुलेशन हमने की है कि सिक्योर फुट कितने हैं टोटल, वो तो हम देते जा रहे हैं, तो वो एडवांस 3 महीने में हम देते जा रहे हैं, वो हमारी फाइनल लायबिलिटी होती जा रही। सवाल ये है कि वो वाला जो उनका सवाल है कि 147 मैंने दे दिया 50 लाख रुपए इस साल में, मैंने अभी ना सेल रिकॉग्नाइज की, ना परचेज, ना एक्सपेंस, ना प्रॉफिट, तो ये जो 147 मैंने 50 लाख दे दिया हुआ है। अच्छा सुन ले, ये जो एडवांस टैक्स दिया है ना, ये 147 में आपने डेवलपर के बेसिस पे दिया है, जो आपका सिक्योर फुट बनना है वो आपने पहले कैलकुलेट किया है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, उसमें से ड्यूरिंग द ईयर आपने दी है। साल के एंड पे लायबिलिटी आपकी बननी है ना, वो प्रोजेक्ट की बननी है ना, साल के एंड पे रिटर्न देनी है आपने, ये उसके अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा ना। सर ये तो हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट मेरा मुकम्मल ही नहीं हुआ, मैंने अभी इसकी सेल परचेज प्रॉफिट को लेकर वो अगले साल में करना है। ये आपका फाइनल डिस्चार्ज है ना। ठीक है, फाइनल डिस्चार्ज क्या है? ये टोटल है साल का एनुअल लायबिलिटी कैलकुलेट, हर साल की अपनी लायबिलिटी क्रू होगी ना। इस साल के सपोज 6 माह है, 6 माह की वर्किंग मैंने बताई है ना किस तरह कैलकुलेट करनी है। टोटल प्रोजेक्ट एरिया 10,000 है, तो 10 की टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, तो उसको हमने डिवाइड कर लिया लाइव के साथ, लाइव के साथ मंथ की आ गई। इस साल में 6 माह है तो 6 माह की लायबिलिटी तो आ गई ना। अब 6 माह की लायबिलिटी, एक तो ये है कि रिटर्न जब ड्यू हो 6 माह की रिटर्न के साथ पैसे दे दें, पैसे तो दे दिए। सुन लेना, एक तो ये है कि एडवांस आपने दिया ही नहीं, एक है ये आपने एडवांस दिया है तो
तो आपकी एडवांस लाइबिलिटी कितनी बनती है, ये एक 6 महीने की इतनी लाइबिलिटी बनती है ना, उसको ही आप 2 इंस्टॉलमेंट में करेंगे ना। अगर साल पूरा है तो साल को उसकी किस्तें बनाएंगे आप, ठीक है। तो लाइबिलिटी आपकी तो उस साल की तो वही है ना, वो जो हमने टोटल लाइबिलिटी की वो तो 4 सालों की है। पहले 1 साल की लाइबिलिटी इतनी है जो 1 साल की ड्यू होनी है, वो 1 साल की ड्यू लाइबिलिटी ये है, उसको आपने एडवांस में दिया हुआ है। अब एडवांस में शार्ट साल के एंड पे देखेंगे इतनी लाइबिलिटी सारी आपने एडवांस में दे दी है, ठीक है। कम ज़्यादा है, अगर कम दिया है तो रिटर्न के साथ देंगे, अगर ओवर दिया है तो अगले में चली जाएगी। यहाँ तक बात होगी ठीक। सवाल ये है कि मेरी थी 1 करोड़ में लायबिलिटी टोटल प्रोजेक्ट, टोटल को तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ना, आप तो एनुअल बेसिस पे देनी ना, या हमने पढ़ा कि एनुअल नहीं पढ़ा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने 25 लाख पे कर दिया इस साल, 25 लाख पे कर दिया 2022 में, बाकी का 25 लाख में पे, जब 50 लाख पे करूँ जाकर 2023 में 74 लाख टोटल लायबिलिटी थी। अब जो 21 में और 22 में मैंने एडवांस पे कर दिया, प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट 23 प्रोजेक्ट के साथ उसका तल्लक नहीं है। पहले लाइबिलिटी हमने टोटल करके उसकी बाइफर्केशन करनी है एनुअल बेसिस पे कि एनुअल की लाइबिलिटी है, प्रोजेक्ट की लाइबिलिटी नहीं है। पहले तो इसको आप क्लैरिफाई कर लेना कि अभी हमने स्कोप का और उसका पढ़ा है, जो फार्मूला उसने दिया है कि आप टोटल कैलकुलेट करें, टोटल कैलकुलेट करके टोटल लाइबिलिटी को डिवाइड करें बाय द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वो आ जाएगी 1 साल की। तो साल में जितने महीने उस महीनों की लाइबिलिटी आ गई। 1 साल सपोज ये साल आपका 21 खत्म हो रहा है, इसमें आपके आए हैं 8 महीने, तो 8 महीनों की लाइबिलिटी ये है, इस साल की लाइबिलिटी आप ये बनती है। आप टोटल को भूल देना पहले, टोटल तो टोटल की है, आप 6 माह की लाइबिलिटी आपकी बन गई, ये अक्रू हो गई आपकी 6 माह की आपकी लाइबिलिटी अक्रू होगी कि ये बनती है उस फार्मूले से। अब आपने इस साल को एडवांस दिया है कि नहीं दिया, एडवांस इस लाइबिलिटी से ज़्यादा दिया है तो कैरी फॉरवर्ड होके अगले में चला जाएगा, रिफंड में चला जाएगा या अगले में चला जाएगा। कम दिया है तो रिटर्न के साथ आप देंगे, अगले साल की फिर लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे टोटल उसी तरह। फिर साल के आप देखेंगे कितनी बनती है और कितने स्क्वायर फुट, उसका सेल परचेज से कोई तल्लक नहीं, उसका तो स्क्वायर फुट के आप कैलकुलेशन है, बिल्कुल ठीक। क्या आपने लाइबिलिटी उस पर देना है टैक्स। फिर वो फाइनल का लगा चार्ट रहेगा, ये फाइनल पे होती हाँ, वो जो सेल परचेज करें वो तो एक सेपरेट स्टोरी है ना, वो तो नॉर्मल स्कीम है। ये वाला आपका इस टैक्स को जो आपने एरिया बेसिस पे दिया है, एरिया बेसिस पे पूरे प्रोजेक्ट का लाइफ का कैलकुलेट करके उसको ईयर वाइज प्रोजेक्ट बेस पे, वो 5 प्रोजेक्ट हैं इस साल के, 5 प्रोजेक्ट हैं तो 5 का इस साल की लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे और जितना इस साल एडवांस दिया है वो उसके कम हुआ तो दे देंगे रिटर्न के साथ। आपने रिटर्न एनुअल बेसिस पे डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो जब एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं तो एडवांस उस एनुअल ड्यू होगी तो एडवांस ड्यूरिंग द ईयर किया उसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता पहले भी, तो उसी तरह एडजस्ट करेंगे क्योंकि इस एडवांस की प्रोविजन उस रूल में दी हुई है। 41, 47 तो अदरवाइज है ना, इस रूल में दिया कि इस लाइबिलिटी के एडजस्ट होना। आपकी ड्यू लाइबिलिटी कब होगी, एनुअल बेसिस पे, साल के एंड टोटल पे नहीं। यहाँ पे सर बिल्कुल लाइबिलिटी ही मांग रहा है, करें ना उसका वर्डिंग पढ़े जरा, टैक्स लाइबिलिटी हाँ अंडर सेक्शन 100D लाइबिलिटी से मांग रहा है। हाँ तो लाइबिलिटी आप बताएं कितनी बनता है जी, तो एडवांस टैक्स इस टोटल उसी तरह कैलकुलेट कर लेगा कितनी बनती है, ठीक है। तो आपने कितना एडवांस दिया वो ऑटोमेटिक वो एडवांस में आ जाएगा, बैलेंस होगा देना पड़ जाएगा, एडमिटेड कह देगा दे भाई, अगर ओवर है तो आगे रिफंड में उसमें भी दे देगा, अगले साल की फिर लाइबिलिटी पूछेगा कितनी। तो वर्किंग तो उस जो आपके रेट शीट वो लगा के तो सब सेक्शन 2 था रूल का, उसके तहत आपने टोटल की वो डिवाइड करके कैलकुलेट करनी, ठीक है। ठीक हो गया जी सर, 6 बज गए, तो दोस्त किसी और का इसी टॉपिक पे सवाल अगला टॉपिक तो अगले जो 100D है उसका स्कोप ऑफ वाला स्कोप और उसका आगे कैलकुलेशन वाला दोनों को मिला के आपने, और रूल 10 ये है विद रिगार्ड टू मेन जो है कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। सर 100D पे इसके ऊपर तो सवाल है सर, अगर डेवलपर से या बिल्डर से बंदा काम लेता है, एक बार वो जो नेक्स्ट में उसका इन्फो में काम अदर में ही आएगा, वो भी अदर में जाएगा, प्रॉपर्टी में जाके डिक्लेयर करेंगे या वो भी कैपिटल में जाएगा। कौन सा सर वो फर्स्ट बायर की बात नहीं, वो कैपिटल सेफ्ट का कोई तल्लक नहीं, वो इंडिविजुअल है, वो अपनी पर्सनल वेल्थ में देगा, उसने तो वैसे लिया प्लाट डाल लेके अपना बनाना है, उसका कैपिटल
हैं? इन्फ्लो में अदर में जाके लिखेंगे उतनी वैल्यू, वो उतनी प्रॉपर्टी ले लेगा और कैश में से निकल जाएगा। हाँ, मिनिस्ट्री अदर में डालेगा ना। यहाँ जैसे हम जो भी मिनिस्ट्री पहले भी आई थी तो रिकॉन्सिलेशन आइटम में नहीं लिखते थे, अदर में जहाँ अनरिकंसाइल्ड आइटम आ जाएगा ना, जब आपने प्रॉपर्टी डाली वेल्थ में तो उतनी अमाउंट अनरिकंसाइल्ड आ गई ना, तो अनरिकंसाइल्ड में इनफ्लो अदर इनफ्लो में डाल देगा, उसमें मिनिस्ट्री वाला डाल देगा। आएगा ना तो 147 के चालान जो पे में टैक्स भी तो होंगे ना, आएगा तो 147 के चालान हमने पे किए हुए हैं एडवांस में, वो भी तो कैलकुलेट होगा। इधर लायबिलिटी बुक हो जाएगी, टोटल लायबिलिटी में ये सब कुछ आ जाएगा, नीचे जितने एडवांस टैक्स दिए उधर आ जाएंगे, वो अटैच हो जाएंगे, वो अटैच हो जाएंगे साथ। इसमें कौन सी बेइज्जती भाई, लायबिलिटी इधर जैसे फाइनल की हम बनाते नहीं है कि एक्चुअल चार्जेबल कितना है, डिडक्ट कितना हुआ है, डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है, नीचे टोटल लायबिलिटी में ऐड हो जाता है, नीचे फिर आपने जैसे डिडक्शन या एडवांस दिए हुए हैं वो लेस हो जाते हैं, बाकी बिल एडमिटेड आ जाता है। वो चालान अटैच हो जाए, पे तो ऑलरेडी कर दिया। थैंक यू। इस पे 100D पे कोई सवाल सर और किसी दोस्त का? थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशहूर हूँ अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का कि रिटर्न्स के इतने मसरूफ़ दौर में वो हमारे साथ हमारी एकेडमी की रौनक बने, और हमारी ख्वाहिश थी फ्रीलांसर के ऊपर हम बात करते, तो अगर तो इजाज़त दें मेरे भाई तो इसको इंशाल्लाह अगले सेशन में, ताकि होगा ऐसी डिटेल और इसके सारे एस्पेक्ट्स फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के सर सेशन को हम 100D के साथ क्लोज़ करते हैं। इस पर काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे भी पूछा और मैंने उनको होल्ड करवाया हुआ था कि जी हम इंशाल्लाह इस पर डिटेल सेशन करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से काफ़ी सारे हमारे सवालों के जवाब, प्रैक्टिकल उसकी जितनी सारी फीडिंग्स हैं, मामलात हैं, उसका बैकअप ला है, वो हमें बड़ा समझने को मिला। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले सेशन में अगली जुमेरात इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।